चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का। बच्चे जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और आज के सेशन में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, गुड इवनिंग बच्चे लोग, गुड इवनिंग। जल्दी से बता दीजिए, आवाज मेरी सुनाई दे रही है? मैं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, है ना? तो स्वागत है आप सभी बच्चों का। चलिए, पहले प्रश्न पर आते हैं और देखिए प्रश्न क्या है। यहां देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और कह रहा प्रश्न में कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, आसान प्रश्न है। ये हाइड्रोजन इज फिल्ड पॉलीथीन बैलून इज रिलीज्ड, है ना, रिलीज्ड है। तो कह रहा है इज रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ लैंड गोइंग हाई इन द एटमॉस्फेयर। तो आप सभी बच्चों को पहले से ही पता है, क्या पता है कि ये देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। एकदम कंसेप्ट पकड़िए, क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। ये देखिए आपका वायुमंडल है और जैसे जैसे वायुमंडल ऊपर जाएगा, आपको पता है कि वायुमंडल की सघनता घटती जाएगी। ध्यान में रखिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि वायुमंडल, है ना, वायुमंडल की सघनता, कई बार हमने पढ़ाया आपको कि वायुमंडल की सघनता जो है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो ये इसका जो सघनता है वो डिक्रीज करेगा। ध्यान में रखना भाई। तो जैसे ही ऊपर गए तो वायुमंडल की सघनता घटी और जी का मान भी आपको घटा, यानी गुरुत्वीय त्वरण भी आपको घटता गया ऊपर बढ़ने पर। तो क्या होगा, प्रेशर का जो वैल्यू है वो आपको डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो एक शब्द में अगर हम इसका आंसर दें तो ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी से ऊपर बढ़ने पर, देखिए बहुत अच्छी बात है, पृथ्वी से ऊपर बढ़ने पर, ऑन गोइंग अबव फ्रॉम अर्थ, है ना, पृथ्वी से ऊपर जाने पर, देख लीजिए अच्छे से देखिए, जाने पर क्या होगा, तो दाब घटता है। एकदम याद रखिए, प्रेशर डिक्रीजेस, दाब घटता है। एकदम याद रखना है कि ऑन गोइंग अबव फ्रॉम अर्थ प्रेशर डिक्रीजेस। बहुत अच्छी बात है, प्रेशर क्या होगा तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस। और जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो आप सभी बच्चों को पता है कि प्रेशर जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ गया, या आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रेशर होता है। ये बॉयल का नियम है बच्चे, बॉयल का नियम है। तो बॉयल के नियम से क्या हुआ कि प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और जैसे वॉल्यूम, आपको ये एकदम याद रखना है कि सर ने क्या बताया कि ऊपर जाने पर, है ना, ये ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, तो भाई मेरे एकदम याद रखना है कि प्रेशर आपको डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो गुब्बारा क्या होगा, गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी, गलत बात है। गुब्बारा का अमाप बढ़ जाएगा, यानी आपको गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। आसान प्रश्न है। अब देखिए, 3 मुख्य बातें इसमें याद रखनी है आपको। 3 मुख्य बातें क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको। गुब्बारे में याद रखना है भाई मेरे, गुब्बारे में आपको कौन सा गैस का यूज करते हैं। तो अगर गुब्बारा है बच्चे, तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या है, सबसे पहले वायुमंडलीय गुब्बारा, एकदम याद रखिएगा। वायुमंडलीय गुब्बारे में, है ना, एटमॉस्फेरिक बलून्स में, वायुमंडलीय गुब्बारे में आप यूज करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, गुब्बारे में हीलियम गैस का यूज करते हैं, हीलियम गैस। और ठीक है, एक और आपको याद रखना है कि हॉट एयर बैलून में, ये भी क्वेश्चन बराबर पूछता है, हॉट एयर बैलून में एकदम याद रखिएगा, हॉट एयर बैलून में किस गैस का यूज करते हैं, तो हॉट एयर बैलून में प्रोपेन गैस का यूज करते हैं, प्रोपेन गैस का यूज करते हैं। ध्यान में रखना, गैस का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रयोग करते हैं। और अगर पूछेगा कि आजकल याद रखिएगा कि गुब्बारे में यहां पर हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। जनरली हाइड्रोजन गैस का, याद रखना, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग बलून में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है ये क्या होता है, ज्वलनशील गैस है और बहुत जल्दी क्या होता है, विस्फोट कर जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग, ठीक है, बलून में नहीं करना चाहिए। याद रखना बच्चे, बलून में नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या होता है कि ये अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और विस्फोट करने की संभावना बनी रहती है। याद रखना है, नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखना भाई मेरे।
है ना, किस गैस का प्रयोग करना चाहिए, तो जनरली बलून में आपको यूज करना चाहिए कौन सा गैस, हीलियम गैस का। तो ये ध्यान में रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछता है और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी एकदम बारीकी से देख लीजिए और याद होना चाहिए भाई मेरे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, तो आपको वॉल्यूम हो गया, तो ध्यान में इसको रखनी है आपको, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। कैसे अच्छा प्रश्न है, कह रहा कि एक वस्तु पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है ना, और चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण GE/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो अच्छा प्रश्न है भाई। तो आपको पता है कि द्रव्यमान, याद रखना है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मास, है ना, मास याद रखिएगा कि वस्तु के नियत रहने पर, एकदम इंपॉर्टेंट है, वस्तु के नियत रहने पर, है ना, नियत रहने पर क्या होता है, तो वस्तु के नियत रहने पर ये नियत होता है, ध्यान में रखिएगा, नियत होता है, स्थान के अनुसार नहीं बदलता है, नियत होता है स्थान के अनुसार। ये भी ध्यान में रखना है कि स्थान के अनुसार ये नहीं बदलता है, यानी इट नेवर चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्लेस, स्थान के अनुसार नहीं बदलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थान के अनुसार नहीं बदलता है। कौन भाई, तो आपका जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलता है। चलिए अच्छी बात है। और ठीक है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो द्रव्यमान बदलेगा ही नहीं, कौन बदलेगा, तो भार आपका बदलेगा। तो भाई यहां द्रव्यमान का वैल्यू उतना ही रह जाएगा। याद रखना है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 100 किलोग्राम, तो मास आपका हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वेट जरूर चेंज होता रहता है। मैं एक चीज और याद रखना है, यहां पर अगर हम मास और वेट में डिफरेंस करें, ध्यान में रखना है, मास और वेट में डिफरेंस करें तो दोनों में क्या अंतर होता है, यह भी आपको याद रखनी चाहिए। मास और वेट में तो पहली बात क्या है कि यह पदार्थ की मात्रा है, याद रखना बच्चे, यह क्या है, यह पदार्थ की मात्रा है, यानी इट इज द, ठीक है, इट इज द आपको वैल्यू ऑफ मैटर, याद रखना है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना, पदार्थ की मात्रा को आप क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान कहते हैं। और ये क्या है, तो यह बल है, याद रखिएगा, यह क्या है, तो बल है ना, एकदम याद रखना है। और ये याद रखिएगा, ये जो मास होता है कि मैंने क्या कहा, स्थान के अनुसार नहीं बदलता है, स्थान के अनुसार नहीं बदलता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या मास स्थान के अनुसार बदलता है, तो नहीं बदलता, स्थान के अनुसार, ठीक है बच्चे, नहीं बदलता है, याद रखना है, नहीं बदलता है। और ये क्या होगा, तो यह स्थान के अनुसार बदलता है, ध्यान में रखना है, यह स्थान के अनुसार बदलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थान के अनुसार बदलेगा। तो चंद्रमा पर जाएंगे तो वहां के अनुसार, जी के अनुसार इसका क्या होगा, तो वेट हो जाएगा, यह स्थान के अनुसार बदलता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्लेस, है ना। अब देखिए तीसरी बात क्या, कि ये केवल एम होता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, और ये क्या होगा, तो ये आपको mg होता है, mg होता है, यानी भार हो गया। अब एक और चीज देखिए कि इसे समान, इसे किसके द्वारा मेजर करते हैं, इसे याद रखना है, इसे आपको समान तुला, या कहिए एक तरह से, ठीक है, समान तुला के द्वारा मेजर करते हैं, साधारण तुला, इसे साधारण तुला द्वारा मापते हैं, ध्यान में रखना भाई मेरे। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, साधारण तुला को बोलते हैं सिंपल बैलेंस, है ना, सिंपल बैलेंस द्वारा इसको मेजर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल बैलेंस द्वारा मापते हैं, किसको, तो आपको द्रव्यमान को मापते हैं। लेकिन इसको कैसे मापेंगे, तो याद रखना है कि इसे स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मापते हैं, इसे स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मेजर करते हैं, ध्यान में रखना। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भार कैसे मापेंगे, तो यह इसे स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मापा जाता है। तो बड़ी अच्छी बात है, और बराबर आपसे यहां पर इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो भाई मेरे कभी गड़बड़ नहीं करना है। अब प्रश्न पर आइए, तो प्रश्न कह रहा है कि देखिए एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम था, तो कहीं भी ले जाइए द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, अगर वस्तु नियत है तो द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, नियत ही रहेगा, इस पर गुरुत्वीय जनित त्वरण का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो एकदम याद रखना भाई मेरी, 100 किलोग्राम है तो 100 किलोग्राम ही रहेगा, कंफ्यूज नहीं करना है किसी भी तरह से। और ये बराबर आपको पूछेगा कि इसको कैसे मापते हैं, तो भाई मेरे इसे साधारण तुला द्वारा मापते हैं और इसे स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मेजर करते हैं। इसका जो मात्रक होता है ये देखिए न्यूटन या केजी वेट होता है, और इसका जो मात्रक होता है सीधी आपको केजी ले लेते हैं एसआई पद्धति में, है ना। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये देखिए ये कितना मस्त प्रश्न है। आपको किसी बांध की दीवार, अच्छी बात है भाई, है ना, आप सभी बच्चों को पता है, क्या पता है कि ये देखिए ये आपका जल है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या है, तो आपका जल है, याद रखिएगा, ये आपका जल है ना, तो जल है, और जल में
आपको पता है कि ऊपरी परत पर, याद रखना भाई मेरे, ऊपरी परत पर जो दाब होगा वो क्या होगा, तो केवल और केवल, ये ऊपरी परत है, ऊपरी परत, ऊपरी परत पर जो दाब होगा वो केवल और केवल ये पी होगा। पी को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। याद रखना भाई मेरे, आपको आपके जल के ऊपरी परत पर केवल और केवल वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे गहराई में बढ़ेंगे, ध्यान रखना है, जैसे जैसे गहराई में बढ़ेंगे तो यहां दाब रो जी एच से बढ़ता जाता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, ठीक है। जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ेंगे यहां दाब का मान क्या होगा, आपको बढ़ता जाता है। कितना हो जाएगा, तो यहां जो है ये देखिए, ये एच गहराई पर, मान लेते ये गहराई एच है, तो यहां दाब क्या होगा, तो आपको भाई मेरे यहां वायुमंडलीय दाब तो होगा ही होगा, साथ में रो जी एच भी होगा। फिर जहां रो क्या है, घनत्व है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और एच क्या है, तो गहराई है। तो याद रखना यहां पर दाब का मान बढ़ जाता है। तो क्या यहां से सीख रहे हैं, यहां से सीख रहे हैं, ध्यान रखना है कि जल की गहराई में, एकदम याद रखिएगा, जल की गहराई में, जल की गहराई में, ऑन डेप्थ ऑफ द वाटर, याद रखिएगा, जल की गहराई में, है ना, क्या बोल रहे हैं, ऑन डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर क्या होता है, तो दाब का मान, याद रखना भाई मेरे, दाब अधिक होता है। दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, काफी ज्यादा होता है। एकदम याद रखिएगा, प्रेशर काफी ज्यादा होता है। और मैंने ये बताया कि देखिए गहराई एच गहराई पर दाब, देखिए पी तो वायुमंडलीय दाब होगा, ये एटमॉस्फेयर है, और इसमें आपने रो जी एच जोड़ देना है ना, जहां रो क्या है, तो द्रव का घनत्व है, जी क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण है, और एच क्या है, तो लंबवत गहराई, याद रखना वर्टिकल, ठीक है, डेप्थ है, वर्टिकल डेप्थ है भाई मेरे, है ना। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको। अब प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न पर आते हैं। तो क्या हो रहा है, किसी बंद बांध की दीवार, ठीक है, नींव पर अधिक चौड़ी होती है, तो बच्चे क्योंकि गहराई में दाब का मान अधिक होता है, दैट्स व्हाई आपको क्या होगा, वहां पर अधिक अधिक मोटा बनाया जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल, आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर का मान बहुत ज्यादा होता है गहराई में। तो यहां देखिए धारा रेखन आवश्यक होता है, गलत बात है। वह गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है, एकदम सही है, वह गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। वह क्षैतिज समतल हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। देखिए ये दोनों ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए भाई मेरे, क्या कह रहा है कि ठीक है, वह गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस ऑप्शन में कहीं कोई दिक्कत आपको बुझाना नहीं चाहिए। फिर देखिए, वह गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकता है। अब इस ऑप्शन पर ही, वह क्षैतिज समतल हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। बच्चे आपको पता है कि जैसे जैसे नीचे की तरफ आप बढ़ते हैं तो आपको यहां पर क्या होता है, तो ये देखिए, ये पानी पानी है ना, पानी है, तो पानी जो है ना वर्टिकली, ये देखिए ये नीचे की तरफ लगा, और वर्टिकली क्या हुआ, तो यहां दाब का मान अधिक हो जाता। ध्यान में रखिएगा, यहां वर्टिकली आपको दाब का मान, न कि क्षैतिज समतल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। तो बच्चे ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि वह क्षैतिज समतल यानी क्षैतिज समतल, तो ये जैसे जितना ज्यादा मोटा होगा, ध्यान में रखना है, जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ये देखिए प्रेशर अगर अप्लाई होगा तो आपको इसको ये सहन कर पाएगा, है ना। ध्यान में रखना है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगने वाले जो है वह क्षैतिज समतल हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। तो एकदम ये भी सही है। तो ऑप्शन में देखिए, वह गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है, एकदम सही है। इट कैन विथस्टैंड इंक्रीज प्रेशर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना बच्चे। और ये आपको, ठीक है, वह क्षैतिज समतल, यहां देखिए इंग्लिश में क्या कर दिया है, इसने गड़बड़ कर दिया है, कह रहा है कि इट कैन विथस्टैंड इंक्रीज प्रेशर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वह गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को, मतलब गड़बड़ कर रहा है। यानी आपको ये और ये दोनों आंसर मारिए और आपको आंसर मार देंगे क्या, तो डी नंबर आंसर मार देंगे भाई मेरे, मोर देन वन ऑफ द एबव, है ना। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि गहराई के साथ आपका दाब बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा आपको ये मोटा होगा, ध्यान में रखिएगा, ये जितना ज्यादा मोटा होगा, यहां जो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो दाब आरोपित करेगा, देखिए ऊपर से दाब लग रहा है, यानी दाब यहां पर ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, किस पर, तो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, है ना। तो आपको ये जितना मोटा होगा, तो मैंने आपको कहा है कि प्रेशर बराबर फोर्स अपन एरिया होगा, तो एरिया जितना ज्यादा हो जाएगा प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट हो गया, तो ध्यान में रखना, इसका ऑप्शन मारिएगा डी नंबर, है ना बच्चे। तो बराबर मैं आपको कह रहा हूं कि हर सेट में क्या होता है कि आपको यदि ये 4 ऑप्शन का क्वेश्चन रहता तो बदल जाता, 5 ऑप्शन का क्वेश्चन है तो कंप्लीटली बदल गया आपका आंसर। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए।
अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा है कि कड़े जाड़े में, बड़ी अच्छा प्रश्न है भाई मेरे, और इसको मैंने कई बार आपको बताया भी है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखिए। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है, बड़ी अच्छी बात है बच्चे। ये देखिए, आप सभी बच्चों को पता है, मैंने कई बार इस प्रश्न को हल किया है और बताया भी आपको। यहां देखिए, ये जाड़े का दिन है, तो जाड़े का दिन जैसे ही होगा भाई मेरे, तो आप सभी बच्चों को पता है कि ऊपरी परत, ये देखिए यहां से ठंडा, क्योंकि यहीं पर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा या किसी भी तरह से यहां ठंडा होगा जल। जल जैसे ही ठंडा होगा तो आप सभी बच्चों को पता है, क्या पता है कि जल ठंडा हुआ, कोई बात नहीं है, ठंडा होना शुरू कर दिया, तो ये ठंडा होगा जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस, क्या 4 डिग्री सेल्सियस ऊपरी परत पर हुआ, मान लेते हैं ऊपरी परत पर हुआ, तो आपको पता है 4 डिग्री सेल्सियस से बच्चे, 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है आयतन का मान क्या होता है, तो आयतन का मान घनत्व चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, और आयतन का मान घट गया है। याद रखना कितने डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल के ठंडा होने पर, एकदम कंसेप्ट पकड़िए, जल के ठंडा होने पर आपको जैसे ही जल 4 डिग्री सेल्सियस पर आता है भारी हो जाता है, और भारी होने के कारण वह क्या होगा, आपको नीचे चला आएगा। और बच्चे आपको यह भी ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ा, तो आपको पता है घनत्व का मान क्या होता है, तो यहां आपको घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है, तो यह हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा तो कहां बर्फ आ जाएगा, ऊपरी परत पर आ जाएगा। ऊपरी परत पर आपको बर्फ आ गया, लेकिन नीचे क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। बच्चे कंसेप्ट एकदम याद रखना है कि जैसे ही, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको एकदम नोट डाउन आपको कर लेना है। क्या नोट डाउन कर लेना भाई मेरे, कह रहा है कि जल के, ठीक है, जल के, हाँ, जल के ठंडा होने पर, ध्यान में रखना, ठंडा होने पर, ठंडा होने पर आपको पता है कि ठंडा होने पर, यानी ये 4 डिग्री सेल्सियस, पहले बात कर रहे हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल भारी होता है। ध्यान में रखिएगा, जल भारी होता है, और जल भारी होता है, याद रखना है। और जैसे ही, ध्यान में रखिएगा, जैसे ही, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से जल का तापमान घटता है, जल का तापमान घटता है, याद रखना है, जल का तापमान घटता है ना, घटता है तो क्या होगा, जल हल्का हो जाएगा, जल हल्का हो जाएगा। और जल हल्का हो जाएगा, या आप कहिए एक तरह से बर्फ बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो बर्फ हल्का हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बर्फ हल्का हो जाएगा, और कहां चला जाएगा, तो बर्फ हल्का हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। याद रखिएगा, ऊपर चला जाएगा। नीचे कौन सा रहेगा, तो ऊपर चला जाएगा। याद रखिएगा, इसी गुण को आप एनोमोलस प्रॉपर्टी कहते हैं, याद रखना है, चला जाएगा, याद रखिएगा इस बात को, है ना, चला जाएगा, है ना, ऊपर चला गया। और नीचे क्या हुआ, तो नीचे आपको क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका, ठीक है, याद रखना है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल होगा। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, जल होगा। यानी आपको मैंने ये क्या लिखा है यहां पर भाई मेरे, कि मैंने क्या बताया कि जल जब बर्फ में बदल जाएगा तो ये बर्फ हल्का हो गया, हल्का होकर के कहां चला गया, तो ऊपरी परत पर। ये बर्फ है भाई मेरे, है ना, ये बर्फ है। और नीचे क्या हुआ, तो नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको जल रहेगा। बच्चे जितना ज्यादा आपको बर्फ जमता जाएगा, सब ऊपर चलता जाएगा, ठीक है, नीचे कौन होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा, और इसी 4 डिग्री सेल्सियस में आपको जलीय जीव आसानी से जीवित रहेंगे। ध्यान में रखना है। अब ऑप्शन पर आइए, क्या कह रहा है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किसके कारण होता है, तो बर्फ उष्मा की कुचालक होती है, एकदम सही है। लेकिन ये आपको बर्फ उष्मा की कुचालक है, इसमें कोई लेना देना इस कंसेप्ट का नहीं है। मैंने क्या कंसेप्ट बताया है कि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, और जल यहां क्या होगा, भारी होगा। याद रखना, जल भारी हो जाएगा, और याद रखना है, भारी जल क्या होगा, भारी हो जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जब बर्फ में बदलेगा तो यह हल्का हो जाएगा। हल्का होगा तो बर्फ ऊपर की ओर जाएगा, नीचे जल ही बना रहेगा। एकदम कंसेप्ट याद रखना भाई मेरे, और कभी भी गड़बड़ नहीं करना है। अब यहां से क्या सीखे, एक चीज और सीखे, क्या सीखे कि जल, ठीक है, जल कितना डिग्री सेल्सियस पर, याद रखना है, जल, ठीक है, आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जल 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक घनत्व प्रदर्शित करता है, अधिक घनत्व प्रदर्शित करता है। यह भी ध्यान में रखनी है, आपको याद भी होगा, घनत्व प्रदर्शित करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, प्रदर्शित करता है। और कई बार मैंने ग्राफ के जरिए भी आपको समझाया इस तरह का प्रश्न, तो यह भी एक कंसेप्ट है, इसका एक ये भी पहलू है, और इसको जाननी चाहिए आपको।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कह रहा है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम। तो ये आसान प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान। आप सभी बच्चों को पता है कि मानव शरीर का जो तापमान होता है भाई मेरे, कितना होता है मानव शरीर का तापमान। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तापमान कितना होगा, तो आपको सब स्केल पर आपको पता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको 310 केल्विन के आसपास होगा। और बच्चे मेरे एक और चीज याद रखना है, ये क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, या एग्जैक्ट की बात करेंगे 36.89 डिग्री सेल्सियस होता है। और मनुष्य कैसा प्राणी है, तो याद रखना है कि मनुष्य जो है, ठीक है, स्थिर ताप प्राणी है। याद रखना है मनुष्य क्या है, तो मनुष्य याद रखना है कि यह स्थिर ताप प्राणी है ना, स्थिर ताप प्राणी है बच्चे, है ना। हमारा जो शरीर का तापमान होता है, ठीक है, स्थिर ताप प्राणी है हम लोग हैं क्या, हम लोग स्तनपायी है। याद रखना, स्तनधारी हम लोग होते हैं। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ये न तो घटेगा और न तो बढ़ेगा। अगर घट गया तो याद रखिएगा, आपको इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोथर्मिक, है ना, हाइपोथर्मिक कहेंगे, है ना, हाइपोथर्मिक कहेंगे। अगर बढ़ गया यानी 98.4 डिग्री से अगर टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया, तो ध्यान में रखिए इसको बोलते हैं हाइपरथर्मिक, ना हाइपरथर्मिक कहते हैं। और इसको आप फीवर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फीवर भी कहते हैं। और आपको पता है फीवर डेंजरस है, यानी किसी न किसी तरह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आपके शरीर में क्या होता है, फीवर होता है। तो बच्चे 36.89 डिग्री सेल्सियस इजी क्वेश्चन है ना। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश, है ना, यानी कह रहा लाइट हाउस। अच्छा, बचपन से ही हमको याद है कि हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या लाइट हाउस जो है बच्चे ये कहां बनता है, तो बंदरगाह के पास में। देखिएगा बंदरगाह, सिनेमा में भी देखे होंगे, दक्षिण के सिनेमा में, ठीक है, बराबर आप लोग देखे होंगे कि बड़ा बड़ा लाइट हाउस लगाया जाता है। यानी ये देखिए इसमें कौन सा मिरर लगा होता है, तो भाई मेरे इसमें लगा होता है कन्वेक्स मिरर। और दूर तक, है ना, कन्वेक्स मिरर इसमें लगता है ना। याद रखना है कन्वेक्स मिरर लगता है और ये दूर तक प्रकाश को फैलाता है। और याद रखना है इसका तेज प्रकाश होता है, याद रखिए तेज प्रकाश होगा। हाईली, ठीक है, इंटेंस लाइट होता है। याद रखना हाईली इंटेंस लाइट इसको बोलते हैं, हाईली इंटेंस लाइट कहते हैं, है ना, इंटेंस लाइट कहते हैं। और इसका पैटर्न भी डिफरेंट होता है, ये नहीं कि स्ट्रीट लाइट जैसा इसका पैटर्न होगा, ठीक है। तेज प्रकाश और पैटर्न भिन्न होता है। याद रखना है इस लाइट का पैटर्न भिन्न होता है और भिन्न होता है। ये क्या करता है, तो आपको जहाजों को ध्यान में रखना है, जहाजों को, ठीक है, बंदरगाह तक आने में सहायता करता है। याद रखना जहाजों को बंदरगाह तक, है ना, बंदरगाह तक सटीक पहुंचने में सहायता करता है। याद रखिएगा बच्चे, बंदरगाहों तक सटीक पहुंचने में, एग्जैक्ट पोजीशन को गेन करने में, है ना, एग्जैक्ट सटीक पहुंचने में सहायता करता है। कौन, तो स्ट्रीट लैंप, तो बोलते हैं आपको जो है लाइट हाउस होता है, इसको लाइट हाउस कहते हैं बच्चे, एकदम याद रखना है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। लाइट हाउस कहते हैं, सटीक पहुंचने में सहायता करता है। तो बहुत अच्छी बात है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सहायता करता है, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, सहायता करता है कौन, तो लाइट हाउस। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन पकड़िए, क्या क्या ऑप्शन है आपका, ठीक है। भीड़ वाली नहीं बच्ची, याद रखना यातायात में जाम होने पर स्ट्रीट लैंप का प्रयोग करते हैं, ये दूसरा ट्रैफिक जैम्स को अलग करने के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। धार्मिक स्थान, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। रात में आने वाले युद्धपोतों को बंदरगाह पर, ठीक है, युद्धपोतों कहिए या आप कह सकते हैं क्या बच्चे, जहाजों को आपके बंदरगाह तक पहुंचने में यह सहायता करता है। आंसर सी नंबर मारिएगा, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि आपका क्या आंसर आपके सीट में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं उस कंसेप्ट को एकदम पकड़ करके रखना है बच्चे, उसी आधार पर आपको काम करना है। चलिए, बराबर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछेगा, मजा आ जाएगा। हाँ, आजकल तो जीपीएस वगैरह बहुत सारा काम करता है, तो वो दूसरी बात हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। आवर्धक लेंस क्या होता है, देखिए व्हाट इज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो बच्चे आवर्धक लेंस, देखिए बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और इसको एकदम याद रखना। आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस क्या होगा, तो आवर्धक लेंस जैसे ही बात करेगा तो यह उत्तल लेंस होगा। याद रखिएगा उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं बच्चे, कन्वेक्स लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। बड़ी अच्छी बात है, अवतल लेंस है ना, यह उत्तल लेंस है, अवतल नहीं, यह उत्तल लेंस है। और ये देखिए ये उत्तल लेंस है भाई। उत्तल लेंस का मैग्नीफाइंग पावर जरा देखिए अच्छे से, भाई मेरे एकदम अच्छे से देखना है, ठीक है। उत्तल लेंस का मैग्नीफाइंग पावर होता है या मैग्निफिकेशन होता है m बराबर 1 प्लस d/Fe। याद रखना है d/Fe होता है, जहां d क्या है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी,
अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ध्यान में रखिएगा, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इसे कहा जाता है, एकदम याद रखना भाई मेरे, न्यूनतम दूरी इसको कहते हैं। या आप कह सकते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इसको कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देखिए। और एफई क्या है भाई मेरे, एफई है आपको फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, बहुत अच्छी बात है, लेंथ ऑफ आईपीस। बच्चे इसमें कहां वस्तु को रखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में याद रखना है कि आपको वस्तु को कहां रखते हैं, है ना। ये देखिए ये आपका उत्तल लेंस है भाई, और यहां पर वस्तु को ये देखिए, ये इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर और इसको बोलते हैं फोकस, है ना। तो ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच वस्तु को रखा जाता है। ये देखिए गुजर गया यहां से, और एक प्रकाश की किरण को हम कहां से गुजारे, तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजारे, पीछे की ओर ले जाइए, ये देखिए पीछे की ओर ले गए। तो बच्चे कहां बना इमेज, तो इमेज देखिए यहां पर बन गया, यानी आपको यहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी। और मैग्नीफाइंग ग्लास में आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, है ना। और कैसा बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब को बोलते हैं बच्चे, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता है ना, वर्चुअल। और क्या बनेगा, और बनेगा आपको वर्चुअल बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा, आवर्धित बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा यानी बड़ा बनेगा, आवर्धित। और कैसा बनेगा, तो एक चीज और याद रखना है, क्या कि ये देखिए पहला तो हो गया आवर्धित आभासी बना, आभासी प्रतिबिंब, मैग्नीफाइड इमेज बना। और ठीक है, दूसरी बात क्या कि लेंस के पीछे बना, ध्यान में रखिएगा, लेंस के पीछे, है ना, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे जिधर वस्तु है, बिहाइंड द लेंस बना। और क्या बनेगा बच्चे, बिहाइंड द लेंस बनेगा और सीधा बनेगा, बिहाइंड द लेंस बनेगा और सीधा बनेगा। चलिए अच्छी बात है, सीधा मतलब होता है इरेक्ट बनेगा, याद रखना है इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि आवर्धक लेंस क्या होता है। तो आपको मैंने कह दिया अवतल लेंस होगा ही नहीं, अवतल लेंस होगा ही नहीं, पहले मैंने क्लियर किया, अवतल लेंस नहीं होगा। ध्यान दीजिए, बृहद फोकस दूरी। बच्चे अब इस फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, अगर फोकस दूरी बहुत ज्यादा होगा तो आपको पता है मैग्निफिकेशन कम होगा, आवर्धन कम होगा। तो आपको यह आवर्धन कैसे होगा, नहीं होगा। तो आपको यहां क्या होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था कम फोकस दूरी के, कम फोकस दूरी के, है ना, कम फोकस दूरी का क्या होगा, तो उत्तल लेंस को आप क्या कहते हैं, तो आवर्धक लेंस कहते हैं। ध्यान में रखना भाई मेरे, यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया, क्या मैंने कहा कि कम फोकस दूरी के, कम फोकस दूरी के, है ना, कम फोकस दूरी के, तो कम फोकस दूरी के मतलब क्या हुआ आपको, ठीक है, लेस फोकल लेंथ, है ना, लेस फोकल लेंथ, लेस फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस, है ना, कन्वेक्स लेंस को आप क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस को आप बच्चे मेरे कहते हैं, ध्यान में रखना है, इसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये देखिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चे मैं बार बार आपको बता रहा हूं, बार बार, कि कंफ्यूज नहीं करना है आपको, आपके कंसेप्ट से क्वेश्चन को हल करना है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए, कर एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है, कोई बात नहीं है, करने दीजिए कार्य। जब रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है तो अपने कान, ठीक है, पटरियों पर रखकर, ये देखिए पटरी पर कान पर रखा है ना। तो आपको पता है, क्या पता है कि वायु में, ध्यान में रखिएगा, वायु में ध्वनि की चाल, याद रखिए बच्चे, ध्वनि की चाल, है ना। आप सभी बच्चों को पता है कि अगर वायु में ध्वनि की चाल की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकेंड होता है, बहुत अच्छी बात है। और ध्यान में रखना है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 332 मीटर पर सेकेंड होता है, बहुत अच्छी बात है। और आपको क्या बच्चे, जनरली 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको ध्वनि की चाल पूछता है बच्चे, ये होता है 346 मीटर पर सेकेंड। और ये पटरी लोहे का बना होता है, ध्यान में रखिएगा, किसका बना होगा, लोहा का बना होता है, लोहा का बना होता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, लोहा का बना होता है। पटरी किसका बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ आयरन। और इसमें यानी आयरन में यानी Fe में ध्वनि की चाल कितनी होगी, ध्यान में रखना भाई मेरे, Fe में जो आपका ध्वनि का चाल होगा वो कितना होगा, तो एकदम याद रखना है, ये होता है आपको कितना होगा, 5950 मीटर पर सेकेंड, 5950 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है, याद रखना बच्चे, है ना। तो हवा में ध्वनि की चाल कम और लोहे में यानी धातु में ध्वनि की चाल बहुत ज्यादा होती है। और याद रखना है कि ध्वनि की चाल, याद रखिए बच्चे, ध्वनि की चाल यानी आपको स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, बहुत अच्छी बात है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, तो स्पीड ऑफ साउंड याद रखना है
कि आपको ठोस में, सॉलिड में सबसे ज्यादा, सॉलिड में सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या होगा तो आपको आ गया द्रव बच्चे, द्रव में, है ना, लिक्विड में, उसके बाद क्या होगा तो आपको पता है गैस में, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। अब प्रश्न का हल तो पहले ही पता चल गया आपको, क्या चल गया कि ठीक है, आपको पटरी में ध्वनि की चाल अधिक होगी जबकि आपको वायु में ध्वनि की चाल कम होगी। तो ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा क्या होती है, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए उसको दो ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्योंकि ये तीन मतलब 5 ऑप्शन का क्वेश्चन है तो खूब अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था, एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखा। जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती है। तो एक सुनाई देगा किसके द्वारा तो बच्चे हवा के द्वारा, दूसरा सुनाई देगा पटरी के द्वारा, और पटरी के द्वारा पहले ध्वनि सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि का वेग क्या है तो इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। तो आसान प्रश्न है ना, ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा, गलत बात है ये, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि किसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी तो आपके लोहे में ध्वनि की चाल अधिक होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। कह रहा है कि जब समताप मंडल है ना, समताप मंडल में ओजोन है ना, थोड़ा सा देखिए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है और एकदम याद रखना है। ये देखिए ये आपकी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, और भाई मेरे पृथ्वी आपको सबसे पहले क्षोभ मंडल है। पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसका सबसे नीचे जो परत है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। एकदम याद रखिए भाई, ट्रोपोस्फेयर। इससे ऊपर आपको समताप मंडल होता है और समताप मंडल होता है, एकदम ध्यान में रखना है। और ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और इसी परत में एकदम ध्यान रखिएगा, इसी परत में आपको इसका जो ऊपरी भाग है यहीं पर आपको पाया जाता है ओजोन। क्या पाया जाएगा? ओजोन। और ठीक है, ये जो ओजोन है एकदम याद रखना है, ये जो ओजोन है ओजोन का परत पाया जाता है, O3 का परत पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसको अच्छा ओजोन कहते हैं, याद रखना है। अच्छा ओजोन कहां होता है तो बच्चे गुड ओजोन जो है आपको समताप मंडल में होता है। खराब ओजोन कहां होता है तो खराब ओजोन याद रखना है, बैड ओजोन जो होगा वो आपको क्षोभ मंडल में होगा, है ना। यहां पर ये प्रदूषण करता है, यहां ये पराबैंगनी विकिरणों को एकदम याद रखना है, यूवी रेज को अवशोषित करता है। यूवी रेज को क्या करता है? अवशोषित करता है। बहुत अच्छी बात है भाई, अवशोषित करता है। और यदि आपको इस परत में छिद्र हो गया तो आपको पृथ्वी पर कौन किरण आएगा तो आपका ठीक है पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। और पराबैंगनी किरण ये देखिए यूवी रेज होता है ना। और ये 3 प्रकार का भाई मेरे होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन तो यूवीए, याद रखना है। और ये क्या होता है ध्यान में रखिएगा, यूवी रेज की खोज किसने की तो रिटर ने इसकी खोज की थी। और इन्होंने कहा कि देखिए पराबैंगनी किरण 3 प्रकार का होता है, और याद रखिएगा यूवीए इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है ये देखिए 400 से 315 नैनोमीटर होता है। और ठीक है, आपको ओजोन परत इसे अवशोषित नहीं करता है। अगर परत में छिद्र नहीं भी होता तो भी यह पृथ्वी पर आ जाता है। ओजोन परत इसे अवशोषित नहीं करता, ओजोन परत इसे अवशोषित नहीं करता। ध्यान में रखना बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पराबैंगनी किरण को ओजोन परत अवशोषित नहीं करता है, तो ध्यान में रखिएगा यूवी ए को आपको ओजोन परत को अवशोषित नहीं करेगा, है ना। अब आ जाइए यूवीबी, है ना बच्चे। ये क्या होता है तो इसका तरंग 315 से 280 नैनोमीटर के आसपास होता है। और इसे आंशिक रूप से ओजोन परत अवशोषित करता है। इसे आंशिक मतलब पार्शियल, है ना, पार्शियल। इसे आंशिक यानी पार्शियल रूप से, पार्शियली, है ना, ओजोन परत अवशोषित करता है। ओजोन परत अवशोषित करता है, एकदम याद रखना भाई मेरे, ओजोन परत अवशोषित करता है। बहुत अच्छी बात है। और तीसरा, अब देखिए ये क्या होगा तो अवशोषित करता है, बहुत अच्छी बात है, पार्शियली एब्जॉर्ब करेगा आपका ओजोन लेयर। और तीसरा आ गए यूवीसी, है ना, यूवीसी। और इसका क्या होता है तो 280 से 100 नैनोमीटर होता है, खतरनाक है और पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, पूर्णतः अवशोषित। याद रखना भाई मेरे, यूवीए को ओजोन परत अंशतः अवशोषित करता है, ठीक है, मतलब यूवीबी को अंशतः करेगा, यूवीसी को पूर्णतः करता है। यानी यूवीसी या यूवीबी दो ही आपको क्या होगा, अगर ओजोन परत में छिद्र होगा तो कौन कौन सा पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आएगा। तो ध्यान में रखिए बच्चे कि ओजोन परत का जब अपक्षय होगा या छिद्र होगा तो 2 किरण आएगा, यूवीबी एवं यूवीसी, है ना। और ये सबसे पहले आएगा। और इसका मैंने कहा आपको मान के चलिए 100 नैनोमीटर, है ना।
जब 100 नैनोमीटर आपको आ रहा है पृथ्वी पर, तो 100 का गुना करिए 10⁻⁻9 मीटर। तो बच्चे ओजोन परत का जब छिद्र होगा तो आपके पृथ्वी पर 10⁻⁷ मीटर का, ठीक है, परावैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। ये मीटर है भाई मेरे, है ना, ये मीटर है और ये मीटर है ना। ये देखिए, ये कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये जनरली क्या होता है, तो माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव होता है, ध्यान में रखना भाई मेरे। और ये क्या होता है कि ये एक्सरे होता है। ये आ जाएगा तो पूरी पृथ्वी पर तहस नहस उठा देगा, ध्यान में रखना है। ये कभी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, है ना। तो ध्यान में रखना है, ओजोन परत पर छिद्र अगर होगा तो कौन सा परावैंगनी किरण आएगा, तो यूवीबी या यूवीसी आएगा। तो यूवीसी लेकर के हमने आपको आंसर बना दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई मेरे, ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः क्या होता है। अच्छा प्रश्न है ना। ये कई बार हम पढ़ चुके हैं, आज सुबह में भी डिस्कस कर रहे थे। यहां देखिए, मैंने कहा था कि ये जो फिलामेंट लगा होता है ये टंगस्टन का, और ये जो फिलामेंट टंगा हुआ रहता है वो किसका, ये मोलिब्डेनम का होता है। मोलिब्डेनम, एमओ बोलते हैं, मोलिब्डेनम का बना होता है, मोलिब्डेनम का बना होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बोलेगा कि फिलामेंट जो टंगा होता है वो किस तार का बना होता है, तो बना होता है मोलिब्डेनम का। और बच्चे इसमें ये फिलामेंट किसका बना होता है, तो फिलामेंट याद रखना है कि फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन के बने होते हैं, और टंगस्टन के बने होते हैं। आज भी सुबह मैंने डिस्कस किया, बने होते हैं। और याद ये भी रखना है कि टंगस्टन का गलनांक ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टंगस्टन का गलनांक जो ये कितना होगा, तो भाई मेरे 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें जब जलेगा तो टेम्परेचर कितना होगा, तो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपको 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और इसी तापमान के कारण आपको कहां से तापमान उत्पन्न होता है, H बराबर I² RT, जूल के नियम से इसमें तापमान उत्पन्न होगा। तो भाई एकदम आसान सवाल है, और 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उत्पन्न होगा। क्या क्या याद रखना है बच्चे, याद ये रखना है कि फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन जो है वुल्फ्राम है। टंगस्टन जो है इसका जो संकेत होता है W होता है, ठीक है। टंगस्टन का गलनांक जो है वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तापमान या उष्मा उत्पन्न होने के लिए कौन सा होता है, H बराबर I² RT, ठीक है। जब फिलामेंट के बल्ब का फिलामेंट किससे लटका रहता है, तो मोलिब्डेनम से, ठीक है। फिलामेंट के जलने पर कितना तापमान उत्पन्न होता है, तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए, परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचनाएं किससे उत्पन्न होती है। बड़ी अच्छी बात है भाई, है ना। आप सभी ने पढ़ा होगा बोर्स, ठीक है, बोर्स एटॉमिक, ठीक है, बोर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबने आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या है बोर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो बोर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। बोर क्या कहते हैं कि देखिए, हाइड्रोजन जो होता है, ये देखिए हाइड्रोजन जो है, तो आपको सभी को पता है कि 1s1 है ना। तो इसका जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, तो ये स्पिनिंग करेगा। क्या करेगा, स्पिन करेगा, यानी अपने कक्षा में ये स्पिन करेगा और हमेशा प्रयास करेगा कि यह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ड्यूबेट को पूरा करें, है ना। कोई भी तत्व का परमाणु, यानी परमाणु क्या होता है, परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन करके अपने, ठीक है, अपने कक्षा को पूर्ण करना चाहता है। दैट्स व्हाई ये क्या करेगा, स्पिनिंग करेगा। स्पिनिंग करेगा तो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेगा। याद रखना बच्चे, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेगा, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेगा। ये किसने कहा, तो ये बोर ने कहा था। किसके द्वारा, तो बच्चे बोर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के द्वारा। और इन्होंने आपको स्पेक्ट्रम निकाला किसका, तो बच्चे हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इन्होंने क्या कहा, लाइन स्पेक्ट्रम कहा। यानी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा स्पेक्ट्रम होता है, तो लाइन स्पेक्ट्रम। और आप सभी बच्चों को पता है, पहली कक्षा में जो स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होगा उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं, है ना। दूसरी कक्षा में जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त होता है उसको बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं, बामर सीरीज कहते हैं, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे। तीसरे कक्षा में जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं पास्चन, ठीक है, पास्चन बोलते हैं, पास्चन सीरीज, है ना। और चौथे कक्षा में जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, चौथे में बोलते हैं पास्चन ब्रैकेट, और अंत में आ गया ब्रैकेट सीरीज, और अंत में क्या आ गया, n बराबर 5 अगर होगा तो बच्चे ये फंड सीरीज होता है, फंड सीरीज होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, बोर ने। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है स्पिनिंग करेगा
किसके लिए स्पिनिंग करेगा? तो बच्चे अपने युग्म को पूरा करने के लिए करेगा। दैट्स व्हाई आपको एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेगा और इसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम याद रखिए, परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचनाएं किससे प्राप्त होती है? तो मैंने पहले कह दिया, इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्मन से। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रयास करता है स्पिन करके अपने, ठीक है, युग्म को पूरा करने के लिए। दैट्स व्हाई आपको ये क्या करेगा? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करेगा। और ये किसने बताया? तो बोर महोदय ने बताया था। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, वीवीआई एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और यहां से याद रखना है कि प्रथम सीरीज में लाइमन, ठीक है, प्रथम सीरीज जो है लाइमन सीरीज कहलाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, दूसरा बामर। और यहां से यह भी पूछता है कि कौन 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 स्पेक्ट्रम रेखा आपको दिखेगा। याद रखना, कौन स्पेक्ट्रल लाइंस किसका? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का दिखता है, आंखों से दिखता है। याद रखना, स्पेक्ट्रम दिखता है। तो ध्यान में रखिए बच्चे, दिखता कौन है? तो दिखता है एक ही, कौन? तो ये दिखेगा, याद रखना है आपको, दिखेगा कौन? तो बामर, है ना, क्योंकि ये विजिबल रीजन में प्राप्त होता है। बामर सीरीज ही आपको केवल दिखेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, सूर्य के नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अच्छा, सूर्य, जैसे सूर्य की बात करते हैं बच्चे, ठीक है, मेरे दिमाग में दो तीन बातें आती हैं। क्या आता है? ये देखिए, ये सूर्य है, सूर्य है, और सूर्य का ये कोर है। याद रखना, इसी कोर में आपको क्या होता है? तो ड्यूटेरियम आयन, है ना, और इसी कोर में ड्यूटेरियम होता है, लगभग 73% के आसपास होता है। दूसरा जो गैस है बच्चे, यहां पर हीलियम होता है, लगभग 24% के आसपास होता है। और तीसरा ऑक्सीजन होता है। ध्यान में रखिएगा, आपको यह सब नहीं पूछेगा, बोलेगा कि सूर्य के स्पेक्ट्रम में तीसरा सबसे प्रमुख गैस कौन होता है? तो ऑक्सीजन। ये 0.7% गैस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए होता क्या है भाई मेरे, एकदम याद रखना है। यहां याद रखिएगा कि नाभिकीय संलयन विधि द्वारा, आप सभी को पता होगा, नाभिकीय संलयन विधि द्वारा, संलयन विधि, इसको क्या बोलते हैं? संलयन विधि, नाभिकीय संलयन विधि। यानी आपको ये पता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन मेथड है, ठीक है, मेथड, न्यूक्लियर फ्यूजन मेथड द्वारा क्या होता है? तो द्वारा आपको उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। एकदम याद रखिएगा, बराबर क्वेश्चन पूछेगा, उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होगा? तो ये चला, ये देखिए, ये ड्यूटेरियम अणु चला भाई मेरे, ये दूसरे ड्यूटेरियम अणु से मिलने के लिए चला। तो जब मिलने के लिए चलेगा तो आपको पता है कि यहां रिपल्शन काम करेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि समान अणु है। समान अणु के कारण ध्यान में रखना भाई मेरे, समान अणु, समान अणु का मतलब क्या हुआ? सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल के कारण क्या होगा? सेम मॉलिक्यूल, है ना, समान अणु के कारण आपको क्या होता है? तो भाई मेरे यहां पर, ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है ना। किसकी वजह से? तो समान अणु की वजह से। ये ड्यूटेरियम अणु है ना, तो समान अणु की वजह से प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। और रिपल्सिव फोर्स के कारण भाई मेरे ये जल्दी जुड़ेगा नहीं। तो क्या हुआ यहां पर, ठीक है, नेचर ने क्या किया? यहां टेम्परेचर का मान बढ़ा दिया। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, आपको प्रेशर का मान बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, यानी हाई टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर, और प्रेशर भी हाई प्रेशर हो गया। दैट्स व्हाई ये आपको संलयित होकर के हीलियम आयन बनाया, और इस प्रक्रिया में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो 10⁻⁷ केल्विन है, इससे भी ज्यादा तापमान उत्पन्न होता है। और बच्चे, ठीक है, याद रखना है, बहुत बहुत हाई अमाउंट में यहां एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यानी कंडीशन क्या कह रहा है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि समान अणु यदि उच्च दाब और उच्च ताप नहीं होगा तो आपस में मिलेगा नहीं, क्योंकि यहां इतना ज्यादा रिपल्सन होगा कि ये आपस में संलयित नहीं होगा। और संलयित के लिए प्रतिकर्षण बल यहां इतना ज्यादा लगेगा, संलयित नहीं होगा। तो इस संलयन को याद रखना है, इस संलयन को क्रियान्वयन के लिए, यानी फंक्शनलाइज करने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत ज्यादा हाई होता है। ये किसने बताया? तो ये बताया हेंस बेथे ने। ध्यान में रखना भाई मेरे, ये किसने बताया? तो हेंस बेथे ने बताया था। ध्यान में रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में किसमें अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है? तो नाभिकीय संलयन में उष्मा चाहिए, नाभिकीय विखंडन में उष्मा नहीं चाहिए भाई मेरे, है ना। वहां प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, केवल क्रिटिकल मास चाहिए, है ना। अब देखिए क्या होगा आपका आंसर। सूर्य के नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो अति उच्च ताप और अति उच्च दाब, हाई टेम्परेचर, है ना बच्चे,
और हाई प्रेशर, प्रेशर भी बहुत बहुत ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? तो मैंने कहा रिपल्सन को क्या करने के लिए? कंपनसेट करने के लिए। रिपल्सन को भाई मेरे, रिपल्सन को कंपनसेट करने के लिए, रिपल्सन को क्या करने के लिए? रिपल्सन को कंपनसेट करने के लिए आपको होना पड़ेगा, है ना? याद रखना पड़ेगा भाई मेरे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिपल्सन को कंपनसेट करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अच्छी बात, याद रखना है इसको। नेक्स्ट प्रश्न पर हम बात करते हैं, तो आसान है, आंसर मार दीजिए। क्या? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है और वेरी हाई प्रेशर, तो टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चल भाई, एक धातु के क्षण को संपीड़ित करने पर स्थित ऊर्जा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कैसे होगा स्थित ऊर्जा भाई मेरे, है ना? कैसे बढ़ेगा? तो ये धातु का क्षण है, बहुत अच्छे से देखना भाई मेरे। ये देखिए, ये धातु का क्षण है। मान लेते हैं कि भाई मेरे ये अणु है। मैं क्या बोल रहा हूं कि बिना कंसेप्ट के कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, है ना? और कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए ये अणु है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर भी है भाई। अब क्या किए? संपीड़ित किए। इस वायर को आप या इस छड़ को आप क्या किए? संपीड़ित किए। तो भाई मेरे, इसका जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर था, मान लीजिए यहां से संपीड़ित किए, मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर था, याद रखना संपीड़न पर क्या होगा? तो मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम निकट निकट आ जाएगा भाई मेरे, एकदम निकट निकट आ गया संपीड़न पर। याद रखना संपीड़न पर, संपीड़न कंप्रेशन पर, संपीड़न पर मॉलिक्यूल्स क्या होगा? काफी काफी निकट आ जाएगा। तो भाई मेरे, जैसे जैसे निकट आया तो यहां क्या होगा? याद रखना है, ये अणु दूर दूर था, अणु दूर दूर, है ना? किसका? क्षण का अणु, क्षण का अणु, क्षण का अणु दूर दूर। तो जैसे कंप्रेशन के संपीड़न पर क्या होगा? तो अणु निकट निकट आ गया भाई मेरे, निकट निकट आ गया, है ना? निकट निकट, ये निकट निकट आ जाएगा, तो निकट निकट आएगा। तो आपको पता है जैसे ही निकट आएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स का मान बढ़ जाएगा। किसका वजह बढ़ जाएगा मान? तो अट्रैक्टिव फोर्स। याद रखना है बच्चे, यहां पर किसका मान बढ़ गया? यहां बढ़ गया आकर्षण बल बढ़ जाता है। याद रखना है, आकर्षण बल यहां बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से, है ना, जैसे आकर्षण बल बढ़ा तो आपको क्या होगा? तो भाई मेरे स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाता है। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है भाई, यहां देखिए W बराबर क्या होता है? तो बल का मान बढ़ गया, F इंटू एक्स हो गया, तो बल का मान आपको बढ़ जाएगा। दैट्स वाई आपको क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये इसका मान बढ़ जाएगा। तो याद रखना है, ठीक है, कहीं से याद नहीं रखना। ये देखिए बिकम्स इन्फिनाइट नहीं, बढ़ती है, ग्रोस, इंक्रीजेस होना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन गड़बड़ कर दिया। द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए मेटल रॉड इज कंप्रेस्ड इज इंक्रीजेस। क्यों? मैंने क्लियर कर दिया है कंसेप्ट, क्योंकि अणु आपका मॉलिक्यूल्स काफी निकट निकट आ जाएगा। चलिए कंफ्यूज नहीं होना भाई, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रोटॉन संख्या 84, अच्छी बात है ना? न्यूक्लियॉन संख्या इतना, एक परमाणु का तत्व नए तत्व में 6 होता है। इस प्रक्रिया में एक अल्फा का कण उत्सर्जित होता है ना? कोई बात नहीं, एक अल्फा का कण उत्सर्जित होता है। इंग्लिश भी देख लीजिए, एन एटम विथ प्रोटॉन नंबर इतना और न्यूक्लियॉन नंबर इतना, है ना, डिकेज इनटू ए न्यू एलिमेंट, है ना, इन दिस प्रोसेस इट इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमको इतना ही जानना है। अब देखिए, अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा और गामा, ये 3 रेज निकलता है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। याद रखना बच्चे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलता है? एलिमेंट से, ठीक है, 3 रेज निकलते, तीन कण निकलते हैं या 3 रेज, 3 कण निकलते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई मेरे, एकदम याद रखना, 3 कण निकलते हैं। कौन कौन? तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा। ये देखिए परमाणु संख्या, ये द्रव्यमान संख्या। तो अल्फा निकला तो परमाणु संख्या 2 अंक घट जाएगा, द्रव्यमान संख्या 4 अंक घट जाएगा। बीटा निकलेगा तो परमाणु संख्या 1 अंक बढ़ जाएगा, द्रव्यमान संख्या प्रभावित नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ये परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है बच्चे, Z द्वारा डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास नंबर है, A द्वारा डिनोट करते हैं। गामा निकला तो न तो एटॉमिक नंबर पर ना ही एटॉमिक मास पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, केवल एनर्जी लेवल डिक्रीज करेगा। ध्यान में रखिएगा कि यदि आपको गामा निकलता है तो एनर्जी लेवल डिक्रीजेस। याद रखना, ऊर्जा स्तर, ठीक है, ऊर्जा स्तर क्या होता है? ऊर्जा स्तर निम्न होता है। याद रखना है, गामा के निकलने पर निम्न होता है। चलिए भाई, अब क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए ना फटाक से, ज्यादा कुछ रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही जानना है आपको कि अल्फा निकलेगा तो परमाणु संख्या 2 अंक घट गया, द्रव्यमान संख्या 4 अंक घट गया। अब देखिए, जितना प्रोटॉन संख्या वही आपको एटॉमिक नंबर होता है। कोई बात नहीं है, मान लेते हैं ये एलिमेंट क्या है? X है। और बच्चे जितना आपको न्यूट्रॉन का संख्या या न्यूक्लियॉन नंबर है, न्यूक्लियॉन क्या होता है? तो
कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को न्यूक्लियॉन कहते हैं बच्चे, है ना। तो याद रखना ये न्यूक्लियॉन हो गया, आपको एटॉमिक मास नंबर 216, है ना। यहाँ क्या हुआ 84 है ना, ये 84 है। चलिए अब कह रहा है एक अल्फा निकल गया भाई मेरे, एक अल्फा निकल गया तो परमाणु संख्या 2 अंक घट गया तो 82 हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या 4 अंक घट गया तो भाई मेरे ये देखिए द्रव्यमान संख्या मान लेते ये एलिमेंट हो गया नया एलिमेंट। याद रखना है इसी प्रक्रिया में केवल नया एलिमेंट बनता है ना। तो y आ गया, और यहां पर 216 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो गया तो भाई मेरे 212 हो गया, है ना, 212 हो गया। परमाणु संख्या कितनी 82, देखिए प्रोटॉन नंबर या परमाणु संख्या 82, न्यूक्लियॉन नंबर कितना तो बच्चे 212। तो आसान सवाल है ना, याद रखना है। आंसर एकदम याद रखिएगा, जो जिस तरीके से मैं बनाया हूं उसी तरीके से आपको बनाना है एग्जाम में। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह निम्न में से मुक्त आयन उपस्थित होता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई मेरे, कैल्शियम क्लोराइड है, ये देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, और ये आयनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक क्या होता है, बड़ा मजबूत होता है। याद रखना है ये क्या होता है तो मजबूत होगा, मजबूत और दृढ़ होता है, मजबूत और क्या होगा दृढ़ होता है, एकदम ध्यान में रखना, दृढ़ होता है और आसानी से टूटेगा नहीं, इसीलिए इसमें आयन नहीं होगा, है ना। एल्यूमिना, ये देखिए गलित अवस्था में एल्यूमिना क्या हुआ Al2O3, और ये क्या है मोल्टेन स्टेट में है भाई मेरे, मोल्टेन में है। तो जब मोल्टेन में होगा तो ये 2 आयन बनाएगा Al3+, है ना, आयनित हो गया, ये आयनिक यौगिक है ये भी, और ये देखिए 2, और ये क्या होगा 3, ये हो गया आपको 3O-, है ना, ये 2Al3+ और 3O2- हो गया, 2-, है ना। तो ध्यान में रखना भाई मेरे, तो ये एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का आयन होगा इसमें। एल्यूमिना में क्या होगा तो 2 तरह के आयन होंगे, एक होगा एल्युमिनियम का आयन और दूसरा होगा क्या ऑक्सीजन का आयन होगा, ध्यान में रखना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये द्रवित अवस्था में है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसको बोलते हैं पायरीन, और ये बड़ा खतरनाक होता है ना पायरीन, ये जहरीला या विषैला होता है, सभी प्रकार का आग बुझाएगा, सभी प्रकार के आग बुझाता है। याद रखना सभी प्रकार का आग बुझाता है, सभी प्रकार का आग बुझाने में किसका यूज करते हैं तो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि इसका यूज करेंगे, बुझाता है ना। याद रखना सभी प्रकार का आग कौन बुझाता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, पायरीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई मेरे आंसर एकदम याद रखना है, इस प्रश्न का क्या होगा तो एल्यूमिना हो जाएगा, यही गलित अवस्था में होगा, इसी में आयन होंगे, मुक्त आयन होगा। देखिए फ्री आयंस आर प्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। अगले प्रश्न पर बात कीजिए भाई, अच्छा प्रश्न है ना, ये एक बार और डिस्कस हम कर चुके हैं शायद, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पिछले बार हमने डिस्कस किया था। क्या बताया था भाई, बताया था कि देखिए ठीक है HCl ये किसमें अवस्था में है भाई मेरे तो ये है शुष्क अवस्था में, ड्राई। तो ड्राई होगा तो कभी ये H+ आयन नहीं देगा। याद रखना H+ आयन, या आप कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन, ठीक है, नहीं देगा। याद रखना आयन नहीं देगा, है ना, आयन नहीं देगा। किस अवस्था में तो ड्राई अवस्था में नहीं देगा। तो क्या होगा जी, अम्लीय होगा नहीं, HCl ड्राई अवस्था में, तो यह अम्लीय नहीं होगा। अम्लीय मतलब क्या होता है एसिडिक, है ना, या अम्लीय एसिडिक नहीं होगा। याद रखना भाई मेरे एसिडिक नहीं होगा। अब एसिडिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई, एसिडिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा तो एसिडिक होने के लिए एसिडिक, याद रखना है एसिडिक कब होता है ना, कब होता है, यानी कोई भी पदार्थ एसिडिक कब होता है तो जब आपको क्या देगा H+ आयन, या आपको H3O+ आयन देगा, या ये देखिए H+ आयन के कारण स्वाद खट्टा होता है। ध्यान रखिए क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि स्वाद किस आयन के कारण होता है तो स्वाद खट्टा। याद रखना खट्टा, अम्ल का स्वाद कैसा होगा खट्टा होता है, ठीक है। आपको किसकी वजह से सार बोलते हैं, किसकी वजह से होता है तो सार जो है SOUR, सार किसकी वजह से होगा तो हाइड्रोजन आयन के कारण होगा। तो बच्चे ये टूटेगा ही नहीं, तब क्या होगा तो आपको शुष्क HCl टूटेगा ही नहीं, इसीलिए यह क्या होगा तो लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। बहुत अच्छी बात है ना, कोई प्रभाव नहीं डालेगा, है ना। याद रखना है कि HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में गलत बात है। निर्जलीकरण मतलब हाइड्रोलाइसिस एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऐसा कुछ है ही नहीं बच्चे। सूखी HCl गैस ये गलत बात है ना। कोई भी आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। मैंने पहले ही कह दिया H+ आयन या H3O+ आयन में की उपस्थिति में ही ये आपका क्या था रंग बदलता है। यहां देखिए बच्चे थोड़ा सा और देख लेते हैं, लिटमस पेपर देखते हैं। लिटमस पेपर बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लिटमस पेपर है ना, ये क्या है तो भाई मेरे कई बार मैं बता चुका हूं कि लिटमस पेपर रोसेला टिंक्टोरिया लाइकेन से प्राप्त होता है। रोसेला टिंक्टोरिया एकदम ध्यान में रखिएगा, टिंक्टोरिया
नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, लाइकेन से प्राप्त होता है। कलर कैसा होगा? प्राप्त होता है। प्राकृतिक रंग, याद रखिएगा, लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होगा? बराबर क्वेश्चन पूछेगा। नेचुरल कलर इसका कैसा होगा, है ना? तो प्राकृतिक रंग इसका होता है, याद रखना है। नेचुरल कलर इसका कैसा होगा? तो नेचुरल कलर होता है बैगनी, है ना, बैगनी कलर होता है। और बैगनी होता है यानी वायलेट होता है, याद रखना है, वायलेट होता है, वायलेट होता है। और जनरली प्रयोगशाला में आप कितने प्रकार का बनाते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, 2 प्रकार के आप बनाते हैं। कौन कौन? तो एक बनाते हैं लाल और दूसरा बनाते हैं, इसको रेड बोलिए, और दूसरा बोलते हैं क्या? तो ये नीला बनाते हैं, है ना बच्चे, नीला बनाते हैं। और आपको पता है ये हो गया नीला, ब्लू, है ना, ब्लू। और ये भी आपको अच्छे से पता है कि अम्ल जो है, एसिड जो है, एसिड अम्ल, ठीक है, क्या करेगा? तो नीला को लाल कर देता है, नीला को क्या कर देगा? लाल, है ना, एकदम याद रखना है। अम्ल क्या करेगा? नीला लिटमस को लाल कर देता है। बहुत अच्छी बात है, नीला लिटमस को लाल कर देता है, अच्छी बात है। और लाल जो है, याद रखना है कि लाल आपको क्षारक, क्षारक मतलब होता है बेस, बेस क्या करता है? बेस जो है, ठीक है, आपको बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, बेस क्या करेगा? तो लाल को नीला कर देता है, लाल को क्या कर देगा? नीला कर देता है। तो बहुत अच्छी बात है, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा CH2Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? आसान प्रश्न है भाई, देख लेते हैं कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आपको मैंने कई बार कहा है कि भाई जैसे ही ऑक्सीकरण संख्या निकालने की बात हो, तो ये देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। क्लोरीन, क्लोरीन चूंकि विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। और ये देखिए कोई भी यौगिक पर अगर कोई आवेश नहीं है तो कुल ऑक्सीकरण संख्या भाई कितना होगा? ये 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लेते हैं कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या x है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी ध्यान में रखिए, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या हमने क्या मान लिया? x, तो ये देखिए x हो गया, प्लस क्या होगा भाई मेरे? या हाइड्रोजन का 1 है, कितना हाइड्रोजन है? तो 2 हाइड्रोजन है ना। और देखिए क्लोरीन कितना है? तो भाई -1 और गुना क्या हुआ? 2 आ गया, बराबर कुल ऑक्सीकरण संख्या कितनी? 0 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x अब प्लस क्या? 2 और माइनस क्या? आपको 2 बराबर क्या? 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 0 आ जाएगा। यानी आपको, ठीक है, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो 0 इस अवस्था में हो जाएगी। और बच्चे मेरे एकदम याद रखना, Cl2 है, Cl2, Cl12 नहीं, Cl2 है ना, तो ध्यान में रखिएगा ये Cl2 है। तो बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं? तो किसी यौगिक या किसी आयन पर उपस्थित आवेश की कुल संख्या को, जितना इस पर चार्ज होगा, वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छी बात है। लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने पर सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। अच्छी बात है। ये देखिए सिल्वर क्लोराइड AgCl है और इस पर जब लाइट पड़ेगा तो प्रकाशीय अपघटन होगा। क्या होगा? प्रकाशीय अपघटन होगा। और जब प्रकाशीय अपघटन होगा भाई मेरे, तो ये 2 भाग में टूट जाएगा। किसमें किसमें? तो भाई ये टूट गया Ag में, 2Ag अब प्लस क्या? Cl2 में टूट गया। और Ag के बनने के कारण ही धूसर रंग होता है। ध्यान में रखिएगा, धूसर रंग होता है। चलिए अच्छी बात है। धूसर रंग किसके कारण होगा? तो Ag के बनने के कारण ही आपको कलर कैसा होगा? धूसर होता है। अब हम ऑप्शन पकड़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर के निर्माण के कारण, ये एकदम सही है। चलिए, सिल्वर क्लोराइड, ऊर्ध्वपातन तो सिल्वर क्लोराइड का होता ही नहीं है। ऊर्ध्वपातन क्या होता भाई? तो ऊर्ध्वपातन होता है, इसको सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन क्या होता है? तो ठोस का सीधे गैस में बदलना, है ना। ठोस सीधे किस में बदल गया? तो आपको सॉलिड बदल गया गैस में, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे सब्लिमेशन होगा अमोनियम क्लोराइड का, जैसे आयोडीन का, ड्राइस का, इसका सब्लिमेशन होता है। सिल्वर क्लोराइड की से क्लोरीन गैस, हाँ बच्चे, सिल्वर क्लोराइड से जब क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा, ये क्लोरीन गैस बाहर निकल गया तो केवल तो सिल्वर बचा, है ना। तो सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस अपघटन के कारण, अच्छी बात है, केवल सिल्वर बचेगा, धूसर हो जाएगा। ये भी आप इसको भी मान लीजिए, है ना। अब आते हैं इस पर, सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीकरण, इससे कोई लेना देना नहीं, ऑक्सीकरण तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। कैसे? ये देखिए बच्चे, AgCl को मैंने क्या कहा? Ag प्लस क्या? Cl2। तो Ag का आपको ऑक्सीडेशन नंबर +1 और Cl का -1। यहाँ देखिए Ag का 0 हो गया। यहाँ देखिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो Ag का क्या हो रहा है? तो बच्चे ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, ना कि आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको काट दिया। तो क्या होगा आंसर? तो 1 और आपको 3 नंबर आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा B नंबर। देखिए किस तरह से मैंने बनाया, सवाल को अप्रोच कैसे किया है। तो आपको अप्रोच इसी तरह से करना है सवाल को। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारी जल, कई बार मैंने पढ़ाया है बच्चे। अच्छा, भारी जल जो होता है ना, भारी जल प्राप्त होता है, हेवी वाटर इज ऑब्टेन्ड। कैसे ऑब्टेन्ड होगा? आपको पता है कि बच्चे ये जल ले लिए, क्या ले लिए? जल ले लिए।
है ना। जल, जल मतलब H2O, और मान लेते हैं कि इसमें भारी जल है, ये D2O है। D2O को बोलते हैं भारी जल, भारी जल कहते हैं किसको, D2O को। अब बच्चे इसका विद्युत अपघटन करा रहे हैं, ये तो क्या होगा, ये हल्का है ना, और ये क्या है, भारी है, ये क्या है, भारी है। और बच्चे मेरे, ठीक है, जब इसका विद्युत अपघटन कराएंगे, एकदम समझिए कंसेप्ट को, जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो आपको पता है विद्युत अपघटन कराएंगे तो बार बार अपघटन कराने, ये अपघटित पहले हो जाएगा, यानी विद्युत अपघटन पर क्या होगा, H2O पहले अपघटित हो जाएगा, H2O पहले अपघटित हो जाएगा। बचेगा क्या, पहले अपघटित, बचेगा क्या, तो बचा D2O बचा, है ना, अपघटित हो गया, अब बचा क्या, बचा D2O। और बार बार जब अपघटन कराएंगे तो बचेगा क्या, आपको D2O बचेगा। तो याद रखिएगा कि अगर आप जल 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 ठीक है, जल को बार बार विद्युत अपघटन कराएंगे तो बचा क्या, आपको D2O ही बचा। इसीलिए ठीक है, बार बार विद्युत अपघटन कराने पर आपको कौन सा जल प्राप्त होता है, यानी जल के बार बार विद्युत अपघटन कराने पर आपको विद्युत अपघटन कराने पर आपको D2O प्राप्त होता है। यानी H2O के दीर्घित विद्युत अपघटन से, प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, क्या बचेगा, तो केवल और केवल D2O बचेगा, क्योंकि यह भारी होता है और भारी होने के कारण इसका विद्युत अपघटन काफी देर से होगा। किसका पहले हो जाएगा, तो आपको सामान्य जल का पहले हो जाएगा, हल्का होने की वजह से। बचेगा क्या, तो बचेगा D2O ही, और D2O आपको पहले ही मैंने कहा है, D2O जो है इसका घनत्व भी ज्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है ना। तो ये सब याद रखनी चाहिए। बच्चे बताइए कि H2O के प्रभाजी आसवन से, बच्चे H2O के प्रभाजी आसवन से क्या करेंगे, तो D2O का सांद्रण करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि H2O का प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, तो D2O का सांद्रण करते हैं, यानी D2O की मात्रा को आप बढ़ाते हैं, ना कि D2O प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान में रखनी चाहिए आपको। आंसर हो जाएगा B नंबर ही होगा, है ना, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, तो बच्चे मीथेन का मुख्य स्रोत क्या होगा, तो एकदम याद रखना है कि मीथेन का मुख्य स्रोत भारत में 3 होता है, 3 मुख्य स्रोत है। पहला कौन, तो बच्चे धान का खेत, याद रखिएगा धान का खेत, क्योंकि यहां पर क्या होता है, धान के खेत में आपको ठीक है, ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक क्योंकि पानी भरा रहता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है किसके द्वारा, तो रेस्पिरेशन बैक्टीरिया द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा, जिसकी वजह से धान के खेत में ठीक है आपको ज्यादा से ज्यादा कौन सा गैस निकलेगा, तो बायोगैस निकलेगा। दूसरा, कोयला खदान, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, कोयला खदान से कौन सा गैस निकलता है, तो ये भी याद रखो, कोयला खदान से आपको ठीक है ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलता है। और आते हैं, और आइए, तो बच्चे एक और चीज याद रखें, मवेशी के मुख से, है ना, मवेशी के मुख से, यहां से भी क्या निकलेगा, मवेशी के मुख से ज्यादा मात्रा में आपको मीथेन गैस ही निकलता है ना। तो धान का खेत, यही एक तो मिल रहा है पैडी फील्ड, ठीक है बच्चे, गन्ने के खेत में नहीं होगा, गेहूं के खेत में नहीं होगा, तो ध्यान में रखिएगा, आपको 3 जगह से मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस का मतलब क्या होता है, मीथेन गैस का मतलब होता है CH4, ध्यान में रखिए भाई मेरे, CH4 होता है, और इसे मार्स गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहेंगे, मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं किसको, तो आपके मीथेन को, है ना। और बच्चे ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका कोई भी चीज लीजिए, CNG ले लीजिए, है ना, फिर लीजिए PNG लीजिए, फिर लीजिए बच्चे इसको पाइप्ड नेचुरल गैस कहते हैं, LNG लीजिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं, आप बायोगैस लीजिए, है ना। सबका मुख्य घटक क्या होता है, तो मुख्य घटक आपको याद रखना बच्चे, मुख्य घटक आपका ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है, मुख्य घटक कौन होता है, तो आपका मीथेन ही होता है, मार्स गैस ही होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए नहीं 11-15 नहीं, पहले हो जाएगा क्लास, आप टेंशन मत लीजिए भाई मेरे, जल्दी हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, चलिए बहुत लेट नहीं लगेगा, 40 क्वेश्चन करवाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन याद रखना है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना बच्चे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एकदम याद रखिएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन, क्या होता है, एल्केन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, और इसमें क्या होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये देखिए एल्केन हो गया, एल्कीन क्या होता है, तो CnH2n को एल्कीन कहते हैं, और ये क्या होगा, तो C डबल बॉन्ड C होगा, ध्यान में रखिएगा, C डबल बॉन्ड C, यानी आपको एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। आइसोटोप्स क्या होगा बच्चे, तो ठीक है आपको ये देखिए 6C12 है और 6C14 है, यानी परमाणु संख्या क्या हुआ, समान,
है ना, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाएगा। तो ऐसे तत्वों के परमाणु को आप क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो अच्छा प्रश्न है, याद रखना, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट देखते हैं, कहा जल में साबुन सोल के कोलाइड का कण कैसा होता है। तो साबुन क्या है भाई मेरे, तो साबुन जैसे ही बात करेगा तो आपको याद रखना है, मेरी बात याद रखनी है। साबुन क्या होता है, तो उच्च वसी अम्ल का, याद रखिएगा, उच्च वसी अम्ल का, यानी हायर फैटी एसिड का, उच्च वसी अम्ल का, ठीक है, अम्ल का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है, पोटेशियम लवण है ना, एकदम याद रखना, पोटेशियम लवण है, उच्च वसी अम्ल का पोटेशियम लवण है। हायर फैटी एसिड, ध्यान दीजिए बच्चे, हायर फैटी एसिड का क्या है, तो हायर फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बोलते हैं, पोटेशियम सॉल्ट है ना, अच्छी बात है। जब साबुन पोटेशियम सॉल्ट है तो इसका फॉर्मूला लिखिए, ये देखिए, ये ठीक है, सोडियम स्टीयरेट लिख रहे हैं, C15H35 और COONA, है ना, ये देखिए भाई मेरे। तो जब भी साबुन होगा तो ये देखिए, इसको सोडियम स्टीयरेट कहते हैं, है ना, सोडियम स्टीयरेट कहते हैं। तो ये जो साबुन है इसके कितने भाग, तो 2 भाग हो गया, C55H, ठीक है, C15H35 COO, ये देखिए ये माइनस आ गया, है ना, जैसे ही जल में डालेंगे तो ये माइनस में टूट गया, अब प्लस Na प्लस में टूट जाएगा, और यही आपको सोल का निर्माण करता है, ध्यान में रखना है, यही सोल का निर्माण करेगा। और ये क्या होता है भाई मेरे, सोल बनाता है, क्या बनाएगा, सोल का निर्माण करेगा। और सोल हमेशा क्या होता है, कोलाइड होता है, और कोलाइड हमेशा कैसा होगा, तो निगेटिव आयन होगा, निगेटिव आयन। और ये क्या है, तो ये धनात्मक आयन है, याद रखना, ये धनात्मक आयन होता है, ये सोल नहीं बनाता है, धनात्मक आयन होता है, पॉजिटिव आयन है बच्ची। तो याद रखना, जब भी सोल की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन रिंग होगा, है ना, सोल की बात करेंगे तो याद रखना है कोलाइड पार्टिकल्स सोप सोल, ये क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। और ये हाइड्रोकार्बन ऑलवेज कैसा होगा भाई मेरे, तो निगेटिव आयन होगा, निगेटिव आयन होगा। तो याद रखना है कि आपको ऋणावेशित आयंस होते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चे, समझिए, और बहुत महत्वपूर्ण है। साबुन क्या होता है, तो साबुन जो है पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है, साबुन यह पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है कौन, तो आपका साबुन, है ना, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, महत्वपूर्ण है ना। चलिए अच्छी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। करा यदि कॉपर को वायु में खुला छोड़ दें, आसान क्वेश्चन है और मैंने कई बार इसका डिस्कशन कराया है इसी सेशन में ना। क्या हुआ, दे देखिए, कॉपर, इफ कॉपर इज एक्सपोज टू एयर, इट्स ब्राउन शाइनी सरफेस ग्रेजुअली लूजेज इट्स लस्टर एंड ग्रीन कोटिंग। बच्चे जैसे ही कॉपर है ना, वायु में, ध्यान में रखना, कॉपर वायु में क्या करता है, तो वायु में आपको बना लेता है पटीना, है ना, क्या बनाएगा, पटीना बनाता है, ध्यान में रखिएगा, ये पटीना बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर मैं बोलता हूं, पटीना बनाता है। ये हरा रंग का होगा, हरा रंग का होता है, ग्रीन कलर होता है, हरा रंग का होता है। और ये भी ध्यान में रखना है भाई मेरे कि ये किसका बना होता है, तो ये 2 चीज का, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuCO3 और CuOH हॉल 2, CuCO3 और CuOH हॉल 2 का बना होता है। कॉपर है क्या, तो कॉपर जो है मुद्रा धातु है, ये भी ध्यान में रखना, क्वाइनेज मेटल है, मुद्रा धातु है। कॉपर किस वर्ग का तत्व है ना, कॉपर जो है 11वें वर्ग का तत्व, 11वें वर्ग का तत्व होता है। कॉपर की परमाणु संख्या कितना है, तो कॉपर की परमाणु संख्या 29 है ना। ये सब बातें याद रखनी है आपको। तो इस ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आ रहा है, हरा, पटीना, कॉपर कार्बोनेट। लेकिन कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलकर के पटीना का निर्माण करता है भाई। इसका कलर कैसा होता है, हरा रंग का होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बराबर पूछता है। नेक्स्ट देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन को की तली बाहर से काली हो जाती है, बच्चे ईंधन जलता है, ध्यान में रखना है, क्या जलता है ना। चलिए अच्छी बात है भाई, ठीक है। यहां देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से क्या हो जाए, काली हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो याद रखना ईंधन, ध्यान में रखे भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट। ईंधन क्या होगा, ईंधन के बारे में अगर बात करें, फ्यूल के बारे में अगर बात करें तो याद रखना है, ठीक है, ईंधन पूरी तरह से अगर नहीं जलेगा, याद रखना, पूरी तरह से नहीं जलेगा, पूरी तरह से नहीं जलेगा, है ना, तो कैसा रंग होगा, पूरी नहीं जलेगा तब कैसा रंग होगा, है ना, नॉट बर्न कंप्लीटली, पूरी तरह से नहीं जलेगा तब काला होगा, याद रखना, काला। चलिए, अपूर्ण दहन होगा, याद रखिएगा, अपूर्ण दहन, कैसा दहन, तो अपूर्ण दहन, तब कैसा रंग होगा, तो पीला, पीला रंग हो जाएगा, पीला। बच्चे पूर्ण दहन होगा तब कैसा कलर होगा, तो पूर्ण दहन अगर कंप्लीट बर्न्ड होगा तब होगा नीला रंग,
याद रखना, नीला रंग, पीला रंग और नीला रंग। अपूर्ण दहन होगा तो पीला रंग, ठीक है, आपको पूर्ण दहन होगा तो नीला रंग होता है। ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, इस कंसेप्ट को एकदम याद रखिएगा कि ईंधन अगर पूरी तरह से जलेगा, पूरी तरह से नहीं जलेगा, है ना, कंप्लीटली डजंट बर्न कंप्लीटली, तो काला रंग। अगर इनकम्प्लीट बर्न होता है तो आपको येलो कलर, और अगर कंप्लीट बर्न होता है यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूर्ण दहन हो जाएगा तो नीला रंग का निर्माण करेगा। किस चीज का क्लास है सर, किस चीज का क्लास है? तो है ना बच्चे, थोड़ा सा अपने में लड़े ना, पढ़ाई पर ध्यान दे तो मजा आएगा। और बहुत अच्छी चीज बातें मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग भूलते जा रहे हैं, है ना, इधर उधर के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, याद रखना भाई। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। साबुन के मिसेलों में, बच्चे मिसेल क्या होता है? अभी तुरंत तो मैंने बताया था कि देखिए साबुन में दो परत होता है, याद रखना। एक होता है क्या, ये देखिए C55H35 और COO माइनस, ये होता है। अब प्लस क्या हुआ, Na हो गया, है ना, Na प्लस। ये दो पार्ट होते हैं साबुन के, है ना, साबुन के दो पार्ट होते हैं। ये देखिए ये क्या हुआ, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन चेन, ध्यान में रखना भाई मेरे, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। और ये क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ध्यान में रखना है। ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक, यानी जल से इसको डर लगेगा, हाइड्रोफोबिक होता है। और ये देखिए Na प्लस जो है भाई मेरे, ये क्या होता है, तो ये है सोडियम आयन, और ये क्या होता है, तो हाइड्रोफिलिक, याद रखना है, ये हाइड्रोफिलिक होगा, यानी जल से इसको स्नेह होगा, हाइड्रोफिलिक। और देखिए ये गंदगी को घेर लगा, ये देखिए ये गंदगी है ना, गंदगी या डस्ट पार्टिकल गंदगी है, और इसको चारों तरफ से ये घेर रहा है। यहां देखिए भाई मेरे, ये आपको घेर रहा है इसको ये देखिए हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोफोबिक, हाँ, और ये देखिए हाइड्रोफिलिक, ये क्या हुआ, सोडियम आयन घेर लिया, है ना, ये जल से जुड़ गया। किससे जुड़ गया, जल से, OH माइनस से आपको जुड़ गया, ठीक है, आपको OH माइनस से ये जुड़ गया, है ना। ये देखिए फिर गंदगी, देखिए ये हो गया, और ये फिर आपको Na प्लस आयन हो गया, है ना। फिर देखिए ये क्या हुआ, Na प्लस आयन हो गया, ध्यान में रखना भाई मेरे। इधर भी देखिए इसी तरह से Na प्लस आयन हो गया, तो हर जगह Na प्लस आयन हो जाएगा, हर जगह Na प्लस आयन हो जाएगा, एकदम याद रखें। Na प्लस आयन हो गया, और इधर भी Na प्लस आयन हो गया, यानी गंदगी को घेर रहा है चारों तरफ से। और ये किसका निर्माण किया है, इसी को बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल्स कहते हैं भाई, मिसेल्स कहते हैं, है ना। अब क्वेश्चन पाइए, है ना, ध्यान दीजिए बच्चे, क्वेश्चन पाइए। आपको मैंने क्या कहा कि साबुन के मिसेलों में, है ना, साबुन का आयनिक सिरा समूह की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला इसके भीतर, कार्बन श्रृंखला इसके भीतर होता है, और आयनिक श्रृंखला इसके शिखर पर होता है। बच्चे ये जल का प्रेमी होगा कौन, आयनिक शिखर। तो आयनिक एंड ऑफ द सोप लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर एंड द कार्बन चेन ऑन इट्स इनसाइड। कार्बन चेन इसके इनसाइड है, ये है कार्बन चेन बच्चे, ये मैंने अभी तुरंत बताया था आपको, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो कार्बन चेन अंदर है और सोडियम आयन बाहर है। तो ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसेल बना लिया बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जल के साथ समान ताप पर क्रिया करता है? मैंने एक दिन इसका पूरा सीरीज बताया था आप लोगों को, और याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, जल से तीव्र अभिक्रिया करता है, जल से तीव्र अभिक्रिया करता है, एकदम याद रखिए भाई मेरे, तीव्र अभिक्रिया करता है, ठीक है, अभिक्रिया करता है। और एल्युमिनियम क्या होगा, तो एल्युमिनियम जो है याद रखिएगा, ठीक है, आपको भाप, ठीक है, अभिक्रिया करता है। कॉपर से ना तो भाप करेगा, ना तो ठंडा जल करेगा, ना तो गर्म जल करेगा। कॉपर से कोई जल नहीं करेगा, याद रखना है, जल यानी ठंडा जल, है ना, ठंडा जल, कोल्ड वाटर, ये भी अभिक्रिया नहीं करेगा बच्चे, वाष्प अभिक्रिया नहीं करेगा, ध्यान में रखिएगा। और ठीक है, आपको तो ये देखिए गर्म जल भी अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी भी तरह से नहीं करेगा। लेकिन एल्युमिनियम के साथ मैंने क्या कहा, भाप अभिक्रिया करेगा। तो सामान्य अवस्था में जल से कौन अभिक्रिया करता है, ये देखिए धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। तो बच्चे सामान्य ताप पर कौन क्रिया करेगा, तो सोडियम करेगा। और सोडियम याद रखिएगा कि सोडियम याद रखना है बहुत, यह जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, यह जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है और जलने लगता है। ध्यान में रखना बच्चे, जल के साथ तीव्र अभिक्रिया कर जलने लगता है, तीव्र अभिक्रिया कर, एकदम याद रखिएगा, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है। तीव्र अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तीव्र अभिक्रिया कर जलने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या करेगा, तो जलने लगता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए लाइव क्लास, ये देखिए भाई, तो फिर हम शशांक शेखर हैं,
कृपया करके एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कीजिए। ये देखिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो लीजिए मंजिल बैच, है ना। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो लार ग्रंथि याद रखिएगा सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड कहा जाता है। और ये कितने प्रकार का? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। पहला पैरोटिड, कौन सा ग्लैंड? पैरोटिड होता है। दूसरा सबलिंगुआ, सबलिंगुआ होता है भाई मेरे, सबलिंगुआ होता है। तीसरा सब मैंडिबुलर होता है, सब मैंडिबुलर होता है, एकदम ध्यान में रखना है, सब मैंडिबुलर होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चे लार में क्या क्या निकलता है? तो लार याद रखना है, लार जो होता है इसमें क्या क्या निकलता है? तो लार में, ठीक है, आपको याद रखना है सबसे पहले श्लेष्मा निकलता है, श्लेष्मा, है ना। फिर क्या निकलेगा? तो जल निकलेगा, जल। फिर क्या निकलेगा? तो भाई मेरे यहां पर क्या होगा? श्लेष्मा, जल और आयंस भी निकलते हैं, है ना। और फिर क्या? तो आपको एंजाइम, कौन सा एंजाइम? तो भाई मेरे आपको एंजाइम निकलता है टाइलिन। क्या निकलता है? टाइलिन, जो माल्टोज को पचा लेता है, ठीक है। याद रखना, स्टार्च को पचा करके माल्टोज में बदल देता है। ये स्टार्च को पचाएगा और किस में बदल देगा? माल्टोज में बदल देता है, ध्यान में रखना, माल्टोज में बदल देता है ना, स्टार्च को पचा करके। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम निकलता है जो जीवाणु को मारता है, याद रखना, जीवाणु को मारता है ना, जीवाणु को मारने का काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। तो 3 जोड़ी आपको क्या होगा? पाए जाएंगे, यानी ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, दोनों तरफ 2-2, यानी कुल मिला के 6 संख्या में। और जोड़ी में कितना? तो 3 जोड़ी पाया जाता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां देखिए भाई मेरे, हेमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? तो हेमोग्लोबिन जो होता है, याद रखना है कि, ठीक है, आपको ये क्या होगा? तो हेमोग्लोबिन, हेम लिखिए, अब प्लस ग्लोबिन, है ना, ग्लोबिन हो गया। और हेम क्या होता है? तो ये फेरस आयन होता है, Fe2+ आयन है। ग्लोबिन क्या होता है? तो ये गोलाकार प्रोटीन होता है, गोलाकार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन। इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए भाई मेरे, थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। गोलाकार प्रोटीन होता है। और याद रखना है कि यह ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन ढोता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, कैरी करता है। कौन? तो आपको हेमोग्लोबिन, है ना। और कितना ऑक्सीजन को कैरी करेगा? तो एक हेमोग्लोबिन का अणु, याद रखना, एक हेमोग्लोबिन का अणु कितना ऑक्सीजन को कैरी करेगा? अणु 4 ऑक्सीजन अणु को, याद रखा, 4 ऑक्सीजन अणु को कैरी करता है भाई, को कैरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरी करता है। कितना ऑक्सीजन अणु को? तो 4। तो बच्चे ये क्या होगा? तो उत्सर्जन में नहीं, तो ये आपको ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जा बाहर निकालने का काम करेगा। तो बच्चे आपको ये श्वसन में भाग लेता है, न कि उत्सर्जन में, न कि आपको पाचन में। तो ध्यान में रखिएगा, श्वसन में कौन भाग लेगा? तो आपको ऑक्सीजन भाग लेगा। अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वायवीय श्वसन नहीं होगा और माइटोकॉन्ड्रिया आपको ऊर्जा उत्पन्न नहीं करेगा, है ना। तो याद रखना इसको। यहां देखिए, रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक कौन है? तो रुधिर का थक्का, यानी इट इज नेसेसरी टू फॉर्म ब्लड। तो बच्चे आपको पता है कि ब्लड जो है, ब्लड क्लॉट कैसे करेगा? तो ब्लड क्लॉट करेगा आपको प्लेटलेट्स है, सबसे पहले प्लेटलेट्स जो है ये स्रावित करता है किसको? तो बच्चे थ्रोम्बिन को, याद रखना, थ्रोम्बिन को स्रावित करेगा, थ्रोम्बिन को स्रावित करेगा। ये थ्रोम्बिन जो है आपको पता होनी चाहिए कि फाइब्रिनोजेन, है ना, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन को क्या करेगा भाई मेरे? तो फाइब्रिनोजेन और प्रोटीन को ये फाइब्रिन में बदल देगा। किसमें बदल देगा? फाइब्रिन में। और इस प्रक्रिया में आपको कैल्शियम आयन चाहिए, इस प्रक्रिया में आपको विटामिन के भी चाहिए, है ना। तब जाकर के आपको क्या होगा? ये फाइब्रिन बनेगा। और ये फाइब्रिन ही रक्त का थक्का है, ध्यान में रखिएगा, फाइब्रिन ही रक्त का थक्का है। और ये जालनुमा संरचना होता है, इसी को, ठीक है, रक्त का थक्का कहते हैं। यानी ब्लड क्लॉट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्लेटलेट्स, उसके बाद थ्रोम्बिन, उसके बाद फाइब्रिनोजेन, उसके बाद विटामिन के और कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। तो यहां देखिए, सोडियम क्लोराइड, इसकी आवश्यकता नहीं होगी, पोटेशियम की आवश्यकता नहीं होगी, किसकी आवश्यकता होगी? थ्रोम्बिन की, क्योंकि यही फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन बनाने में सहायता करता है भाई। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, थ्रोम्बोजिन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पढ़ने पर ध्यान दीजिए भाई मेरे। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये देखिए, तंत्रिका तंत्र है ना, ये तंत्रिका तंत्र आपको मैंने कई बार बताया है। ये देखिए, इधर से ले लीजिए, है ना, ये क्या हुआ? ये डेंड्राइट्स, ये साइटोन है, ध्यान में रखा भाई, ये साइटोन है और ये डेंड्राइट्स है। ये भी क्या है? साइटोन है।
ये डेंड्राइट्स है, और ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है, और ये देखिए ये एक्सोन है, इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। और यहां पर क्या होता है, ये देखिए यहां पर क्या होता है, ये साइनेप्टिक नॉब है, साइनेप्टिक नॉब। और यहां पर आपको ये जो है, ये भाग जो है भाई मेरे साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, और ये जो है ये साइनेप्सिस है। यही साइनेप्सिस जो है न्यूरोट्रांसमीटर, साइनेप्सिस बोलते हैं, साइनेप्सिस। इसको साइनेप्सिस याद रखना है, साइनेप्सिस न्यूरॉन में, ध्यान में रखना भाई मेरे, साइनेप्सिस न्यूरॉन में, है ना, न्यूरॉन में क्या करता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, यही संदेश वाहक का काम करेगा। यानी दो न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है, आपको सूचनाओं को प्रवाहित करने में कौन आपको काम आता है, तो यही काम आता है। सिनेप्सिस न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर की भांति कार्य करता है, एकदम याद रखिएगा, भांति कार्य करता है और सूचनाओं को प्रवाहित करता है। याद रखना है, सूचनाओं को क्या करता है, सूचना प्रवाहित करता है, सूचना प्रवाहित करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, सूचना को प्रवाहित करने का काम कौन करता है, तो सिनेप्सिस करता है। यानी इसको युग्म बंधन नहीं बच्चे, ये देखिए युग्म बंधन कर दिया है, हिंदी में युग्म बंधन सही है लेकिन इंग्लिश में सिनेप्सिस होगा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, यही काम करेगा। द्रुमिका को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्राइट्स। यह क्या करता है, तो सूचना ग्रहण करता है, सूचना ग्रहण करता है। याद रखना, सूचना ग्रहण करने का काम कौन करता है, तो डेंड्राइट्स करता है। एक्सॉन, याद रखना है कि ये क्या करता है, सूचना प्रवाहित, सूचना को, ठीक है, सूचना को क्या देता है, मार्ग प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह जाइए, प्रदान करता है कौन, एक्सॉन। ये बातें याद रखना है बच्चे, करता है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायता करता है, तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करेगा। ध्यान में रखिएगा, साइटोकाइनिन के बारे में सबसे पहले मिलर ने बताया था, मिलर ने बताया था। और मिलर ने क्या कहा, बताया था, मिलर ने कहा कि यह एक्सॉन का, याद रखना, यह ऑक्सीन का क्या प्रतिद्वंदी हार्मोन है, यह ऑक्सीन का प्रतिद्वंदी है। किसने कहा, आपको मिलर ने, यह ऑक्सीन का प्रतिद्वंदी हार्मोन है, प्रतिद्वंदी, है ना, प्रतिद्वंदी हार्मोन होता है कौन, तो आपका ऑक्सीन, ऑक्सीन का प्रतिद्वंदी हार्मोन है कौन, साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में सहायता करता है, पहले ही बता दिया है मैंने। ऑक्सीन जो है बच्चे, ठीक है, इसके बारे में किसने बताया, तो चार्ल्स डार्विन ने इसकी खोज की थी। ध्यान में रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने इसकी खोज की थी और इन्होंने ही बताया था क्या, कि ऑक्सीन जो है ये क्या है, तो इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल एसिटिक एसिड होता है और यह शीर्ष वृद्धि में सहायता करता है, शीर्ष वृद्धि में सहायता करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, शीर्ष वृद्धि में सहायक होता है, बहुत महत्वपूर्ण, शीर्ष वृद्धि में सहायक होता है कौन, तो भाई मेरे आपको ऑक्सीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, तो यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, वृद्धि रोधक हार्मोन है कौन, तो आपको, ठीक है, क्या है बच्चे, तो ये है एब्सिसिक अम्ल, है ना, अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, पीनियल काय यानी पीनियल ग्लैंड के विषय में बात कर रहे हैं। ये कहां होता है, तो ये मस्तिष्क में होता है, याद रखना है, यह मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां होता है, मस्तिष्क में होता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, ये मस्तिष्क में होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो भाई मेरे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपको पीनियल का या पीनियल ग्लैंड। यह क्या करेगा, तो यह आपको, ठीक है, शरीर का जैविक घड़ी कहलाता है, याद रखिएगा, शरीर का जैविक घड़ी, यानी बॉडी का ये क्या है, तो आपको बॉडी का ये क्या है बच्चे, सब शरीर का, यह शरीर का जैविक घड़ी है, यानी ऑर्गेनिक वॉच है, जैविक घड़ी होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, घड़ी है बच्चे, घड़ी है। और ये क्या करेगा, तो यह मेलाटोनिन हार्मोन स्राव करता है, यह मेलाटोनिन, है ना, मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करता है। यहां ये गलती मत कीजिएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो पीनियल ग्रंथि है। दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी है, पीयूष ग्रंथि है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि सर गलत बता दिए। यह मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करता है कौन, तो आपको पीनियल ग्लैंड स्राव करता है। और याद रखना बच्चे कि ये क्या करेगा मेलाटोनिन हार्मोन, यह निद्रा का नियंत्रण करता है, यानी आपको जो नींद का जो चक्र होता है, निद्रा का नियंत्रण करता है। नींद का चक्र को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो नियंत्रण या निद्रा का नियंत्रण करता है। ध्यान में रखिएगा, कौन सा ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड। तो बहुत अच्छी बात है, यह क्या है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन, सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, पीनियल ग्लैंड। कहां पाया जाता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। ध्यान में रखना भाई मेरे। नेक्स्ट देखते हैं,
किसी पुष्पित पादप में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही लैंगिक जनन होगा तो आप सभी बच्चों को पता है क्या होता है, यहां दो चीज आता है, एक आता है पुमंग, है ना, पुमंग, पुमंग से क्या निकलता है, पोलेन ग्रेन, याद रखना पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन होता है भाई मेरे परागकण जिसको बोलते हैं परागकण। और दूसरा क्या होता है, परागकण हो गया। दूसरा आपको फीमेल से क्या निकला, तो फीमेल में ही ओवरी होता है, ओवरी, अंडाशय, अंडाशय होता है। तो ये जो आपको परागकण है ये अंडाशय के पास पहुंच गया और अंडाशय में क्या हुआ भाई मेरे, तो इसका निषेचन होता है ना, निषेचन होता है, तभी जाकर के क्या होगा, तो आपको युग्मनज बनता है। क्या बनेगा, युग्मनज का निर्माण होगा, जायगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा और यही युग्मनज आगे बढ़ करके भ्रूण का निर्माण करता है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि मेल फीमेल पार्ट से, मेल से क्या निकला, परागकण निकला फूल में, और फीमेल में क्या होता है, तो अंडाशय होता है। और दोनों आपस में जब मिलता है परागकण और अंडाशय तो क्या होता है, निषेचन होता है, फिर युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा। अब प्रश्न पर आइए बच्चे, इसके लिए दो प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है, एकदम सही है। इस जनन में निषेचन एक अनावश्यक घटना, गलत बात है, निषेचन तो चाहिए ही, फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इवेंट है इस प्रोसेस में, तो गलत है। कह रहा है कि इस जनन के परिणाम से सदैव युग्मनज बनता है, एकदम सही है, जायगोट बनता है, ये याद रखना, जायगोट बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी सही है। संतति एक पूर्वक जनक बनाते हैं, गलत बात है, मोनोजीन नहीं होगा। यहां क्या होगा, तो बच्चे मोनोजीन ये नहीं होगा, ध्यान में रखना, दो तरह के जीन यहां काम करेंगे, एक मेल का दूसरा फीमेल का, यानी आधा आधा दोनों होगा बच्चे, यानी हिप्लोइड होगा। हिप्लोइड से क्या बन गया, ये डिप्लोइड बन गया, डिप्लोइड जीन यहां पर होता है, डिप्लोइड जीन होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ध्यान में रखना है कि आंसर सही होगा कौन कौन, तो 1 और 3, आंसर कहां पर है, 1 और 3 सी नंबर में, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात कीजिए भाई, कह रहा जीन पाए जाते हैं, तो जीन याद रखना है, जीन क्या होता है, तो जीन जो है कोडोन होता है, या कोडोन है, पहली बात, या कोडोन है भाई मेरे, एकदम याद रखना कोडोन है। और कोडोन जब भी होगा तो ये क्या होगा, यह डीएनए में पाया जाएगा, डीएनए में पाए जाते हैं। और डीएनए कहां पाया जाता भाई, तो डीएनए 3 जगह पाए जाते हैं, कहां पर, तो एक हो गया नाभिक में, न्यूक्लियस में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया यहां पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा आपको लवक में पाया जाएगा, लवक प्लास्टिड्स में पाया जाएगा, लवक में पाया जाता है। ये 3 जगह आपको डीएनए पाए जाते हैं, ध्यान में रखना है। तो देखिए कोशिका द्रव नहीं, राइबोसोम में आपको क्या होता है, आरएनए पाया जाता है, आरएनए, है ना, डीएनए नहीं पाया जाता है। गोल्गी काय में भी डीएनए नहीं पाया जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, तो आपको इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा, है ना, तो याद रखना बच्चे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा डीएनए में नहीं पाया जाता, डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, अच्छी बात है ना, डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, तो डीएनए जो है बच्चे याद रखिएगा, मैं बार बार आपको बताता हूं कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डीएनए जो है इसमें क्या होगा, तो बच्चे याद रखना है कि इसमें सबसे पहले डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, बहुत अच्छी बात है। कौन सा शुगर है भाई, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। फिर क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस होता है, याद रखना नाइट्रोजिनस बेस होता है, और ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस होगा। और यही दोनों मिलकर के याद रखना है, नाइट्रोजिनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, है ना, प्यूरिन, और ये होता है एजी, ये एडिनिन ग्वानिन से जुड़ा हुआ होता है, एजी, है ना, डबल बॉन्ड के द्वारा। एडिनिन एक्चुअली थाइमिन से जुड़ता है ना, याद रखना है कि प्यूरिन में क्या क्या होगा, एडिनिन और ग्वानिन होता है। और दूसरा होता है पायरीमिडीन, ध्यान में रखना बच्चे, पायरीमिडीन होता है, और इसमें क्या होगा, तो थाइमिन और साइटोसिन होता है ना। और इसको कंबाइंड रूप से आप क्या कहते हैं, तो भाई इसको कंबाइंड रूप से हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब इसमें फॉस्फोरिक एसिड आके जुड़ गया, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया, तब ये क्या हो जाता है, तो तब ये बन जाता है भाई मेरे, तब इसको कंबाइंड रूप से ये पूरे को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए डीएनए को आप क्या कहते हैं, तो डीएनए को आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, डीएनए को आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ध्यान में रखना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं किसको, डीएनए को। तो बच्चे इसमें यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, है ना, यूरेसिल आपको आरएनए में पाया जाता है, थाइमिन क्षार पाया जाएगा, फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाएगा, है ना। और इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। यूरेसिल किसमें पाया जाएगा, तो आरएनए में पाया जाता है, एकदम याद रखिए, आरएनए में पाया जाता है कौन, तो आपका यूरेसिल। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर बात करते भाई मेरे,
कारण डेंगू बुखार का कारण क्या होता है? तो डेंगू जो है वह आरएनए वायरस है। याद रखना, आरएनए धारक आर्बो वायरस की वजह से होता है। याद रखिए बच्चे, डेंगू जो है ये किसके काटने से होता है? तो डेंगू जो है एडिज एजिप्टी मच्छर के, एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। कौन? आपको डेंगू होता है। ध्यान में रखें, काटने से होता है। और ये आरएनए वायरस है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये कौन सा वायरस है? तो भाई मेरे ये आरएनए वायरस है। और ये भी ध्यान में रखना है कि आपको कौन कौन सा आरएनए वायरस है जिसकी वजह से आपको बीमारी होता है बच्चे? तो मिजल्स आरएनए वायरस है, मिजल्स है ना, मिजल्स आपको आरएनए वायरस है। जैसे हेपेटाइटिस आपको आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस। जैसे एड्स आपको है, क्या है ये भी आरएनए वायरस है। बच्चे डीएनए वायरस से कौन कौन रोग होता है? तो डीएनए वायरस से याद रखना, डीएनए वायरस से कौन कौन सा रोग होगा? तो बच्चे बहुत ज्यादा पूछा जाता है चिकन पॉक्स, ये डीएनए वायरस होता है। ठीक है बच्चे, आपको स्मॉल पॉक्स डीएनए वायरस होता है ना, याद रखना है। ठीक है, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपको इन्फ्लुएंजा आपको किससे होता है? तो इन्फ्लुएंजा आरएनए वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा याद रखना बच्चे, ये क्या होगा? आरएनए वायरस से होगा। दोनों याद रखना है कि कौन कौन सर बताए हैं, बराबर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा। तो आंसर हो जाएगा आरएनए धारक आर्बो वायरस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडिनल कॉर्टेक्स से अल्प श्रवण से कौन सा रोग होता है? तो एडिसन रोग होता है। याद रखना है, एडिसन रोग होगा। बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एडिनल कॉर्टेक्स के अल्प श्रवण से कौन सा रोग होता है? तो एडिसन रोग होता है। ध्यान में रखा बच्चे, एडिनल कॉर्टेक्स जो है, ठीक है, ये देखिए दो तरह का भाग होता है। एडिनल ग्लैंड के कितने भाग? तो दो भाग होते हैं। एडिनल ग्लैंड का दो भाग होता है। ग्लैंड के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन भाग होगा? है ना, पहला भाग होता है भाई मेरे, इसको बोलते हैं, ठीक है, आपको इसको बोलते हैं क्या? कॉर्टेक्स। दूसरा होता है मेडुला। और कॉर्टेक्स से क्या होता है? तो आपको बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। मेडुला से भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। ध्यान में रखना है कि आपके कॉर्टेक्स से कौन कौन सा हार्मोन निकलेगा बच्चे? तो बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ये निकलेगा कोर्टिसोल, है ना, कॉर्टिसोल निकलता है। फिर क्या निकलेगा? ठीक है, आपको एंड्रोजेन निकलता है, एंड्रोजेन निकलता है। ध्यान में रखना भाई मेरे। दूसरा, मेडुला से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो मेडुला से, ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, इस एड्रीनेलिन हार्मोन से ध्यान में रखना है, कॉर्टेक्स जैसे ही, एडिनल कॉर्टेक्स से जैसे ही आपको कॉर्टिसोल का स्रवण कम होगा, तो आपको कौन सा रोग होगा? तो एडिसन रोग हो जाता है। अगर एडिनल कॉर्टेक्स से, याद रखना, एडिनल कॉर्टेक्स से क्या होगा? तो अधिक मात्रा में, ठीक है, एडिनेलिन का स्राव होगा। अधिक मात्रा में क्या होगा बच्चे? तो कॉर्टिसोल का सेक्रेशन हुआ, तो आपको कौन सा रोग हो जाए? कुशन डिजीज बोलते हैं, कुशिंग डिजीज कहा जाता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, कुशिंग डिजीज बोलते हैं, कुशिंग, CUSHING, कुशिंग डिजीज कहा जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में पूछता है। कम श्रवण से कौन सा रोग होगा? अल्प श्रवण से एडिसन रोग। अधिक श्रवण से कौन सा रोग होगा? तो बच्चे कुशिंग रोग होता है। बोनापन किसकी वजह से होगा? पीयूष ग्रंथि के, याद रखना, पीयूष ग्रंथि के किसके श्रवण से? पीयूष ग्रंथि के सेमोटोट्रोपिक हार्मोन जो है कम स्राव अगर होगा तो आपको ड्वार्फिज्म रोग हो जाता है ना। तो ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीयक उपचार के उद्देश्य में से क्या होगा? बच्चे जैसे इस तरह का प्रश्न है तो आपको क्या करना है? अपशिष्ट जल की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। आपको पता है बॉड, है ना, बॉड क्या होता है? तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको कहते हैं। याद रखना भाई मेरे। और ये क्या होता है? तो अगर आपको पता होनी चाहिए कि अगर बॉड की मात्रा आपको ज्यादा हो गई तो जल क्या होगा? प्रदूषित हो जाएगा, है ना। और बॉड की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो आपको जल क्या होगा? अच्छा जल होगा। याद रखना है, जल स्वच्छ होता है। तो बॉड के अनुमान द्वारा आप पता कर लेते हैं कि कौन सा जल क्या है, आपको अच्छा है और कौन सा जल खराब होता है। ठीक है, याद रखना बच्चे, क्या होगा कि बॉड होता क्या है? तो आपको, ठीक है, जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के लिए, जलीय जीवों के लिए आवश्यक, आपको जलीय जीवों के लिए आवश्यक कुल ऑक्सीजन की मात्रा, ध्यान में रखिएगा, आवश्यक कुल ऑक्सीजन की मात्रा, है ना,
या जैविक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता, कुल आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता को आप क्या कहते हैं, तो आपको बॉड कहा जाता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता को आप क्या कहते हैं, तो बॉड कहते हैं। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि आपको जलीय जीवों के लिए आवश्यक कुल ऑक्सीजन की आवश्यकता ये बॉड कहलाता है। बॉड की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो जल स्वच्छ होगा, बॉड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो जल आपको क्या होगा, तो बॉड के अनुमान द्वारा आप पता कर लेते हैं कि कौन जल स्वच्छ है, कौन जल खराब है। तो क्लोरीन की मात्रा बढ़ाना, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। बॉड कम करना, तो बच्चे अपशिष्ट जल और सीवेज में द्वितीयक उपचार के उद्देश्यों में एक क्या है, तो बच्चे बॉड के अमाउंट को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिससे जल क्या होगा, आपको स्वच्छ रहेगा। ध्यान में रखना भाई मेरे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो पीयूष ग्रंथि आपको पता है, पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। और ठीक है बच्चे, यहां से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, है ना, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। किस ग्रंथि से, पिट्यूटरी से। कौन कौन सा, तो बच्चे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बच्चे आपको एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, ये अग्रभाग से, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से आपको बहुत सारे हार्मोन निकलेंगे। कौन कौन सा हार्मोन निकलेगा जरा देख लीजिए। अग्रभाग से आपको टीएसएच निकलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलेगा, एकदम याद रखिएगा। तीसरा हार्मोन निकलेगा, याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, तो बच्चे इसको बोलते हैं एसएच, ठीक है, एसोमेटोट्रोपिक हार्मोन, है ना। एक और हार्मोन निकलता है बच्चे, क्या इसको क्या बोलते हैं, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। तीसरा क्या निकलेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा। ये दोनों हार्मोन जो है यही आपको यौवन ग्रंथियों को क्या करता है, तो यौवन ग्रंथि को सक्रिय करता है, यौवन ग्रंथि सक्रिय करेगा। ध्यान में रखिए, ग्रंथि सक्रिय करता है, सक्रिय करता है, बहुत महत्वपूर्ण है, सक्रिय करता है कौन, तो आपको, ठीक है, ये ग्रंथि सक्रिय करता है, ध्यान में रखना भाई मेरे। और ठीक है, पश्च भाग से क्या निकलेगा, तो पश्च भाग से दो ही हार्मोन निकलेगा, एक निकलता है एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, और दूसरा निकलता है क्या बच्चे, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। चलिए अब प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। यहां देख लीजिए बच्चे, क्या करा, शरीर में चीनी और नमक, ये गलत बात है। शरीर में चीनी और नमक के स्तर को कम करने का काम कौन करता है, तो ध्यान में रखिएगा, ये करेगा, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ये काम करता है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकोक्वाइड्स निकलता है, और यही आपको क्या करता है, तो नमक और चीनी को नियंत्रित करने का काम करता है। सभी अंगों के वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। हाँ बच्चे, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, ये सभी अंगों के वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करता है। मैंने कहा कि आपको, ठीक है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, तो बच्चे, ठीक है, महिलाओं में और पुरुषों में, ठीक है, आप पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है, वृषण से टेस्टोस्टेरोन स्रावित हो, ठीक है, और आपको क्या करेगा, तो महिलाओं में अंडाशय को भी वृद्धि करने में मदद करता है। तो ये भी सही है, तो ये दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो डी नंबर होगा भाई मेरे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्या हमारा है, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो लिलिसियाई में कुछ पौधों में भूमिगत भाग होते हैं। हाँ बच्चे, लिलिसी में क्या होगा, तो प्याज होगा, है ना, प्याज होगा, लहसुन होगा, ये सब लिलिसी ग्रुप में आता है। और आपको पता है कि प्याज जो है बल्ब है, बल्ब है ना, बल्ब होता है, सलकंद बोलते हैं। लहसुन जो है बच्चे, ये क्या होता है, तो अदरक, ये सब इसी फैमिली में आता है। तो ये ध्यान में रखना है, प्याज लहसुन लिलिसी वर्ग में आता है। और भूमिगत तना, इसको क्या बोलते हैं, भूमिगत तना है भाई, भूमिगत तना होता है, ये सही है, भूमिगत तना होता है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ ये सही है। मालवेसी में रेशा देने वाला, हाँ बच्चे, मालवेसी में दो पादप बहुत आता है, एक कपास, है ना, और दूसरा आता है भिंडी, ये भी ध्यान में रखना है, दोनों आता है मालवेसी में, तो ये भी आपको सही है। कंपोजिटी में बड़े फूल, बच्चे बड़े फूल तो नहीं आएगा, कंपोजिटी में क्या आता है, तो सूरजमुखी आता है, सूरजमुखी और गेंदा, याद रखना, सूरजमुखी और गेंदा आएगा। और जब सूरजमुखी के फूल को आप देखें तो ये बड़ा फूल नहीं है ना, ये फूल कैसा होता है, तो भाई मेरे ये फूल होता है, देखिएगा छोटा छोटा फूल होता है, इसमें छोटा छोटा फूल होता है ना, जिसको इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है ना, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, है ना। ये क्या होगा, बड़ा फूल नहीं होगा, ये गलत हो गया। कंपोजिटी जो है, ये सूरजमुखी या गेंदा, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे फूलों का क्या होता है, बना हुआ एक बड़ा आवरण होता है ना, ये बड़ा फूल नहीं होता है बच्चे, ये काट दीजिए इसको, यानी ये गलत आपका हो गया। बाकी सब क्या है, तो एकदम सही है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसको एकदम याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन इस बार पूछेगा आपके एग्जाम में, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छे से खूब मन लगा करके पढ़िए, और कल से अगर आप लोग पढ़िए खूब मन लगा करके, मैं बार बार बोलता हूं, और कल से कॉपी कलम हाथ में रख करके ही पढ़िए, नहीं तो फिर दिक्कत है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।